डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1761 से 1770 तक। जब सैफ अली ने उन अशिया का मुआयना किया जो उसने हाल ही में उठाई थी, तो वो दंग रह गया। क्या उन 6 अफराद ने किसी गिल्ड का खजाना लूटा था? जब सैफ अली ने पहली बार वो अशिया देखें जो साइलेंट ईगल की पार्टी ने गिराई थी, तो उसे तकरीबन लगा कि इसने गलत देखा है। ताहम तमाम अशिया पर और नई के तीगज लगे हुए थे जो इस बात की निशानदेही करते थे कि वो इसके बेग की जगह में ताज़ा तरीन इजाफा थी। साइलेंट ईगल की पार्टी ने कल 7 अशिया गिराई थी। इनमें से 6 वो आलात थे जो उन 6 खिलाड़ियों ने पहन रखे थे। 5 टुकड़े लेवल 50 के परसरारहुन आलात थे और एक लेवल 50 का खौफुचान का आला था। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए ये 6 आलात एक काबिले जिक्र असासा थे। ये खास तौर पर खौफुचान के आलात के लिए सच था। यहाँ तक कि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के लेवल 50 से जायद के माहिरीन के पास भी ऐसे सिर्फ चंद ही टुकड़े होंगे। ताहम उसकी उठाई गई आखिरी शय के मुकाबले में वो 6 आलात गैर अहम थे। इसकी वजह ये थी कि ये आखिरी शय दरअसल एक एपिक दर्जे का टूल था जिसे पंडोरा का रूबिक क्यूब कहा जाता था। सैफ अली की पिछली जिंदगी में ये मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स की जानिब से एक मशहूर और इंतहाई मतलूब शय रही थी। ताहम गेम में उन टूल्स की तादाद इंतहाई कम थी और यहाँ तक कि अव्वल दर्जे के गिल्ड्स ने भी इसे हासिल करने के लिए जिदोजहद की थी। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने पंडोरा के रूबिक क्यूब की आलात को मजबूत बनाने की सलाहियत की वजह से इस एपिक टूल की तलाश की थी। पंडोरा का रूबिक क्यूब एपिक दर्जे की शय, देवताओं की तरफ से लानत ज़दा एक शय। जो लोग पंडोरा के रूबिक क्यूब का गलत इस्तेमाल करेंगे उन्हें एक जालिमाना हकीकत का सामना करना पड़ेगा। महारत 1 जादुई तथहीर माना की एक बड़ी मिकदार को जज्ब करें, इसे गाढ़ा करें और आला पाकीज़गी का माना बनाएं। एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए माना वाटर का एक कतरा बनाएं। एक माना स्टोन का इस्तेमाल करते हुए माना सोर्स वाटर का एक कतरा बनाएं। महारत 2 शैतानी देवता की लानत माना वाटर के 10 कतरे इस्तेमाल करके 10% कामयाबी की शरह के साथ किसी आले में माना दाखिल करें। अगर बेहतरी की कोशिश कामयाब हो जाती है तो 12 घंटे के लिए हदफ बनाए गए आले की खुसूसियात में 15% इजाफा होगा। 20% इम्कान है कि कुछ भी नहीं होगा। 70% इम्कान है कि हदफ बनाया गया आला कमजोर माना के डफ की लानत का शिकार हो जाएगा, जिससे 24 घंटे के लिए इसकी खुसूसियात में 30% कमी वाक़ई हो जाएगी। माना सोर्स वाटर का एक कतरा इस्तेमाल करके 15% कामयाबी की शरह के साथ किसी आले में माना दाखिल करें। अगर बेहतरी की कोशिश कामयाब हो जाती है तो 12 घंटे के लिए हदफ बनाए गए आले की खुसूसियात में 25% इजाफा होगा। 15% इम्कान है कि कुछ भी नहीं होगा। 70% इम्कान है कि हदफ बनाया गया आला कमजोर माना के डफ की लानत का शिकार हो जाएगा, जिससे 24 घंटे के लिए इसकी खुसूसियात में 50% कमी वाक़ई हो जाएगी। पंडोरा का रूबिक क्यूब लानत ज़दा है और मौत पर गिर जाएगा। आम खिलाड़ियों के लिए पंडोरा के रूबिक क्यूब के असरात ज्यादा से ज्यादा बेमानी थे। ताहम गिल्ड्स के लिए इसकी सलाहियत नाकाबिल यकीन हद तक कीमती थी। आम खिलाड़ियों के बरक्स बड़े गिल्ड्स के पास पंडोरा के रूबिक क्यूब के इस्तेमाल से होने वाले अखराजात और मुमकिना नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए काफी आलात और वसाइल मौजूद थे। वो इस कीमत को अदा करने के लिए भी पूरी तरह तैयार थे जब तक कि वो अपने कुछ आलात को मजबूत बना सकें। ये खास तौर पर इस वक्त सच था जब उनके अराकीन के हथियार और आलात अपनी मौजूदा हुदूद को पहुंच चुके थे। अगर किसी टीम के अराकीन के पहने हुए हर आले की खुसूसियात में 25% इजाफा हो जाए तो टीम के लिए ताकतवर बासिस पर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। इस वजह से सैफ अली की पिछली जिंदगी में मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने मुसलसल पंडोरा का रूबिक क्यूब हासिल करने की कोशिश की थी। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि साइलेंट ईगल की पार्टी के पास वाकई इस तरह का इंतहाई नायाब टूल होगा। खिलाड़ियों के मौजूदा लेवल्स के साथ इस टूल का हासिल करना नामुमकिन होना चाहिए। उन्होंने इसे यकीनन केटी ग्रीन से खरीदा होगा। ऐसा लगता है कि मैंने उनकी कोशिशों से काफी फायदा उठाया है। सैफ अली को अचानक याद आया कि इसने साइलेंट ईगल की पार्टी को केटी ग्रीन से अशिया खरीदते हुए देखा था।
ये पंडोरा का रूबिक क्यूब गालिबन इन आला दर्जे की अशिया में से एक था जो पार्टी ने काउंटेस से हासिल की थी। लीक हार्ट सिटी कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म। जीरो विंग के लीक हार्ट सिटी का कंट्रोल संभालने के बाद कैंडल लाइट ने शहर में तेजी से तरक्की की थी। कैंडल लाइट की दुकान को शहर की नंबर 1 दुकान बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा था। ट्रैफिक में हालिया इजाफे को शामिल करते हुए लीक हार्ट सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म व्हाइट रिवर सिटी की फर्म से कम जानदार नहीं थी। मजीद बरा मेयार के लिहाज से लीक हार्ट सिटी के खिलाड़ी व्हाइट रिवर सिटी के खिलाड़ियों से बरतर थे। दरी असना नए तौसी पैक के हवाले से हालिया ऐलान के बाद ट्रेडिंग फर्म का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की तादाद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। जैसे ही सैफ अली अपनी बग्घी से निकला, उसने सड़क पर ट्रैफिक में नुमाया इजाफा देखा। आइस क्रिस्टल वर्ल्ड की आइंदा फतह में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने अपने बहुत से माहिरीन को लीक हार्ट सिटी भेज दिया था। सैफ अली ने तेजी से 2 अव्वल दर्जे के गिल्ड्स के अराकीन को देखा, जबकि दूसरे और तीसरे दर्जे के गिल्ड्स के अराकीन का तो जिक्र ही किया करना। ऐसा लगता था जैसे लीक हार्ट सिटी ब्लैक ड्रैगन एम्पायर का मरकजी मरकज बन गया हो। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स जौक दर जौक शहर में जमा हो गए। इससे सिर्फ सैफ अली के अपने मंसूबों को तेज करने की जरूरत की तस्दीक हुई। फौरन वो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में दाखिल हुआ और ट्रेडिंग फर्म के गोदाम का दौरा किया। जब सैफ अली गोदाम में दाखिल होने ही वाला था, शाइस्ता ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर, मैंने अभी नए तौसी पैक की छानबीन की है। हाई लॉर्ड केटी ग्रीन ने पहले ही शहर के मरकजी प्लाजा में एक वसी टेलीपोर्टेशन रास्ता कायम कर दिया है। अगरचे इस वक्त खिलाड़ियों के प्लाजा में दाखिल होने पर पाबंदी है, लेकिन एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ लेवल 50 और इससे ऊपर वालों को रास्ता इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। दरी असना, हर खिलाड़ी को 10 मैजिक क्रिस्टल्स की टेलीपोर्टेशन फीस अदा करनी होगी, शाइस्ता ने कहा। हमारे गिल्ड के मौजूदा जखीरे के साथ मुझे डर है कि हम बहुत से खिलाड़ियों को आइस क्रिस्टल वर्ल्ड नहीं भेज पाएंगे। इब्तिदाई तौर पर इसे आइस क्रिस्टल वर्ल्ड की फतह में शदीद दिलचस्पी थी क्योंकि जीरो विंग का ब्रांच गिल्ड लीक हार्ट सिटी में वाक़ था। होम ग्राउंड के फायदे के साथ इस नई दूसरी दुनिया में तरक्की करते वक्त जीरो विंग को काफी बरतरी हासिल होगी। बदकिस्मती से न सिर्फ सिस्टम ने खिलाड़ियों के लिए वाज़े तौर पर मुतय्यन लेवल की हद मुकर्रर की थी, बल्कि टेलीपोर्टेशन फीस भी फी खिलाड़ी 10 मैजिक क्रिस्टल्स थी। ये कीमत बिल्कुल हद से ज्यादा थी। सिर्फ 1000 आदमियों की टीम को नई दूसरी दुनिया में भेजने पर 10,000 मैजिक क्रिस्टल्स लागत आएगी। मजीद बरा, अगर कोई गिल्ड वाकई फतह में शामिल होने का इरादा रखता है तो 1000 खिलाड़ी काफी नहीं होंगे। कम अज कम उन्हें 2 या 3,000 खिलाड़ी भेजने की जरूरत होगी। दूसरे लफ्जों में, इस फतह में हिस्सा लेने पर गिल्ड्स को कम अज कम 20 या 30,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अव्वल दर्जे के गिल्ड्स भी इस लागत पर सरदर्द बर्दाश्त करेंगे। मजीद बरा, ये यकीनी नहीं था कि वो लागत को पूरा करने के लिए काफी मुनाफा कमाएंगे। 10 मैजिक क्रिस्टल्स फी शख्स। सैफ अली हैरान रह गया जब उसने ये कीमत सुनी। ये बहुत सस्ता था। उसने कदीम मजार के ट्रायल को उबूर करने और मजार के जंगजू का खिताब हासिल करने के लिए बड़ी तकलीफें उठाई थीं। ताहम मजार के जंगजू के खिताब के बावजूद इसे आइस क्रिस्टल वर्ल्ड तक जाने या वहां से आने के लिए अब भी 50 मैजिक क्रिस्टल्स अदा करने पड़ते थे। फिर भी टेलीपोर्टेशन रास्ते पर फी खिलाड़ी सिर्फ 10 मैजिक क्रिस्टल्स लागत आएगी। ये गुस्सा दिलाने वाला था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने दूसरी दुनिया की जिन फतूहात के बारे में सुना था, इन सब में से इस फतह की टेलीपोर्टेशन फीस यकीनी तौर पर सबसे सस्ती थी। आमतौर पर हमला आवर मुल्क की फौज के दूसरी दुनिया के दिफाई जाल को तोड़ने से पहले टेलीपोर्टेशन रास्तों पर फी शख्स तकरीबन 30 मैजिक क्रिस्टल्स लागत आती थी। हमला आवर मुल्क की जानिब से एक शहर कायम करने और हदफ बनाई गई दूसरी दुनिया तक टेलीपोर्टेशन के रास्ते को मुस्तहकम करने के बाद ही टेलीपोर्टेशन फीस में कमी आएगी। अब चूंकि टेलीपोर्टेशन फीस सिर्फ 10 मैजिक क्रिस्टल्स थी, इसलिए ज्यादा खिलाड़ी आइस क्रिस्टल वर्ल्ड की फतह में शामिल हो सकेंगे। फतह भी मामूल से ज्यादा तेजी से खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है कि मुझे वाकई चीजों को तेज करने की जरूरत है। खुशकिस्मती से खिलाड़ी केटी ग्रीन की फौज के आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के दिफाई जाल को तोड़ने के बाद ही वाकई आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में दाखिल हो सकेंगे। फिर इसने शाइस्ता को हिदायत की कि वो इस फतह के बारे में मजीद मालूमात हासिल करे।
उसने इसे ये भी हिदायत की कि वो माहिरीन की एक छोटी तादाद को फौज के पीछे आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में भेजे और इसे फौज की पेशरफ्त से आगाह करे। जहां तक इसका अपना ताल्लुक था, सैफ अली ने तेजी से 4 लाख आइस जेड हासिल किए और जल्दी से आइस क्रिस्टल वर्ल्ड वापस चला गया। चैप्टर 1762 कोल्ड विंड सिटी की नंबर 1 ताकत। आइस क्रिस्टल वर्ल्ड सोनोरफिट। जब सैफ अली सोनोरफिट से गुजर रहा था तो उसका सामना मुताद्दिद गिल्ड्स और मुहिम जो टीमों से हुआ जो सोनोरॉन पर हमला करने की तैयारी में नायाब मवाद इकट्ठा और जमा कर रहे थे, जो सोनोरफिट के गहरे तरीन हिस्से में वाक़ था। जब तक खिलाड़ी सोनोरॉन को फतह कर लेंगे, कोल्ड विंड सिटी के इलाके को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक रास्ता खुल जाएगा। इस वक्त कोल्ड विंड सिटी चंद दूसरे शहरों के साथ बातचीत कर सकेगा और यहाँ के खिलाड़ी मजीद नक्शों का सफर करने और मजीद वसाइल हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। ताहम मुख्तलिफ गिल्ड सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करने के लिए सोनोरॉन को फतह करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जल्द अज जल्द कोल्ड विंड सिटी का कंट्रोल संभाल सकें। कोल्ड विंड सिटी में इसवरा की रहाइशगाह पर वापस आने के बाद सैफ अली ने देखा कि रहाइशगाह के बाहर खड़ी कतार लंबी हो गई थी। इसवरा मुहिम जो टीम की जानिब से कायम किया गया इसवरा हाल वाकई हैरत अंगेज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तरबियत के लिए इतना शानदार हद तक मुअस्सर होगा। मैं जानता हूं, है ना? मैंने सुना है कि 2 माहिर खिलाड़ियों ने एक तरबियती कमरे में मुकाबला किया। सिर्फ 1 घंटे के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपने जंगी मेयार में नुमायां बेहतरी देखी। वो अब इन खिलाड़ियों को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं जो पहले उनके बराबर जंगी मेयार के थे। ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले अल्फाडुंचरर अलायंस में मेरा एक दोस्त अपनी महारत की तकमील की शरह के साथ 79% पर फंस गया था। इन तरबियती कमरों में से एक में 1 घंटे तक तरबियत करने के बाद इसने दरअसल 84% की ज्यादा से ज्यादा महारत की तकमील की शरह हासिल कर ली थी। वो उसे 81% पर बरकरार भी रख सकता था। इस कमरे के लिए इसने जो 5 चांदी के सके खर्च किए वो उसके काबिल थे। उस वक्त इसवरा हाल खिलाड़ियों से खिंचाखच भरा हुआ है। मुझे वाकई अल्फाडुंचरर अलायंस में जल्द शामिल न होने का अफसोस है। मैं अब तक उन कमरों में से किसी एक में तरबियत ले रहा होता। ये सच है। अब हर वो शख्स जो अल्फाडुंचरर अलायंस में शामिल हुआ है तरबियती कमरों के लिए कतार में खड़ा है। अगर हम इस कार्रवाई में शामिल नहीं होते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। मैंने अब तक जमा किए गए तमाम मैजिक क्रिस्टल्स निकाल लिए हैं। मैंने सुना है कि अगर आप मैजिक क्रिस्टल्स में अदायगी करते हैं तो न सिर्फ इस पर आपको फी घंटा 4 चांदी लागत आएगी, बल्कि आप रोजाना 2 घंटे के लिए एक तरबियती कमरा किराए पर भी ले सकते हैं। इसवरा की रहाइशगाह के बाहर कतार में खड़े आजाद खिलाड़ियों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ अल्फाडुंचरर अलायंस के बारे में बातचीत की। हाल ही में कायम होने वाला इसवरा हाल उनकी गुफ्तगू का मरकजी मौजू बन गया था। ये देखकर सैफ अली इसवरा की रहाइशगाह में दाखिल होते हुए मुस्कुराया। अगरचे इसने सिर्फ चंद घंटे पहले ही इसवरा हाल कायम किया था, लेकिन इसने पहले ही अपना मतलूबा मकसद पूरा करना शुरू कर दिया था। रहाइशगाह वापस आने के बाद सैफ अली ने सबसे पहला काम यान और अल्फाडुंचरर अलायंस के दीगर इंतजामी अराकीन के साथ मीटिंग बुलाना था। कमांडर, क्या आपको किसी काम के लिए हमारी जरूरत है? याना ने तजस्सुस से पूछा। वो और दीगर मैनेजर सब काम में गर्क थे। सिर्फ अल्फाडुंचरर अलायंस के लिए नए दरखास्त दहनदान को रजिस्टर करने के लिए बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत की जरूरत थी। मवाद और पॉइंट्स के तबादले के काम का तो जिक्र ही किया करना। चूंकि मुख्तलिफ नायाब मवाद की मार्केट वैल्यू में हर रोज उतार चढ़ाव आता था, इसलिए अल्फाडुंचरर अलायंस को अपनी कीमतों को मुसलसल एडजस्ट करना पड़ता था। अल्फाडुंचरर अलायंस का इंतजाम करना इसवरा मुहिम जो टीम का इंतजाम करने से कई गुना ज्यादा परेशान कुन था। अल्फाडुंचरर अलायंस की मौजूदा सूरत हाल कैसी है? सैफ अली ने पूछा। ही इसवरा हाल की बदौलत अल्फाडुंचरर अलायंस कोल्ड विंड सिटी की नंबर 1 ताकत बन गया है। हमारे पास पहले ही 3 लाख से ज्यादा अराकीन हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि इत्तेहाद के 10 लाख अराकीन होने में ज्यादा वक्त लगेगा, याना ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्फाडुंचरर अलायंस की तरक्की उसकी तवक्कुआत से मुकम्मल तौर पर तजावुज कर गई थी। अगर अल्फाडुंचरर अलायंस के अराकीन की तादाद 10 लाख तक पहुंच जाती है तो शहर के खिलाड़ियों की तकरीबन निस्फ आबादी इत्तेहाद से ताल्लुक रखेगी। इसके अराकीन की तादाद शहर के तमाम गिल्ड्स के मजमूई अराकीन से भी ज्यादा होगी। ऐसी कुव्वत के साथ
यहाँ तक कि अगर अलिफ एडवेंचरर अलायंस गोल्ड विंड सिटी पर हकीकी इख्तियार हासिल करने में नाकाम भी रहा तो इत्तेहाद शहर का मुतलक हुक्मरान होगा। इत्तेहाद का लफ्ज कानून होगा। इतने सारे लोग पहले ही शामिल हो चुके हैं, सैफ अली हैरान हुए बगैर न रह सका। इब्तिदाई तौर पर इसे तवक्को थी कि इत्तेहाद ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से जायद अराकीन हासिल करेगा और चीजों के सुस्त होने से पहले 5 लाख तक पहुंच जाएगा। ताहम ऐसा लगता था कि उसने अलिफ एडवेंचरर अलायंस की तबादले की खिदमात और इसवरा हाल की कदर का कदरे कम अंदाजा लगाया था। कमांडर, बस इतना ही नहीं है। बहुत से आजाद खिलाड़ियों ने इसवरा मुहिम जो टीम में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्द ही भर्तियां शुरू करेंगे। इसी वक्त गोल्ड विंड सिटी की कई आला दर्जे की मुहिम जो टीमों ने दरख्वास्त की है कि हम उन्हें अलिफ एडवेंचरर अलायंस में कुछ इख्तियार दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो फौरन इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे और इत्तेहाद की तरक्की की हिमायत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। यान ने गोल्ड विंड सिटी की चंद आला दर्जे की मुहिम जो टीमों की जानिब से तजवीज करदा कई मुआहदे निकालते हुए कहा, न सिर्फ शहर की आला दर्जे की मुहिम जो टीमें काफी ताकत रखती थीं, बल्कि वो अपने लाइफ स्टाइल प्लेयर्स की भी परवरिश करती थीं। लिहाजा वो अलिफ एडवेंचरर अलायंस जैसी गैर फाल ताकत में शामिल होने के बारे में खास तौर पर फिक्रमंद नहीं थे। जहां तक अलिफ एडवेंचरर अलायंस की जानिब से पेश करदा लेवल 50 के फाइनगोल्ड आलात और मैजिक लाइट सिट्स का ताल्लुक है, वो उन अशिया को खरीदने के लिए अपने कुछ अराकीन को इत्तेहाद में शामिल होने के लिए भेज सकते थे। उन्हें मजमूई तौर पर इत्तेहाद में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। ताहम अवाम के लिए इसवरा हाल खिलने के बाद गोल्ड विंड सिटी की मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों ने अपना सुकून खो दिया था। अगरचे वो अपने चंद अराकीन को शामिल होने के लिए भेजकर इत्तेहाद की तबादले की खिदमात से फायदा उठा सकते थे, लेकिन इसवरा हाल के तरबियती कमरों को इस्तेमाल करने के लिए उनके तमाम अराकीन का इत्तेहाद में होना जरूरी था। ताहम ये आला दर्जे की मुहिम जो टीमें कमजोर टीमों की तरह इसवरा की इंतजामिया के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। लिहाजा वो अलिफ एडवेंचरर अलायंस के अंदर कुछ इख्तियार चाहते थे। मामलात पहले ही इस नहज पर पहुंच चुके हैं। मुआहिदों को देखते हुए सैफ अली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ठीक है, यहां तक कि अगर उन्होंने ना भी पूछा होता तो मैंने इत्तेहाद के अंदर दर्जात कायम करने का मंसूबा बनाया था। चूंकि उन्होंने पूछा है, इसलिए मैं इस मौका को दर्जात को मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अलिफ एडवेंचरर अलायंस मुहिम जो टीमों और आजाद खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा मजमुआ था। अगरचे इत्तेहाद ने अपने अराकीन की आज़ादी को महदूद नहीं किया था और अराकीन को जब चाहें छोड़ने की इजाजत थी, लेकिन इत्तेहाद को कुछ यकीन दहानियां फराहम करने की जरूरत थी। ताहम चूंकि इत्तेहाद के अराकीन बहुत ज्यादा थे, इसलिए इंतजाम परेशान कुन होगा। इत्तेहाद का इंतजाम करना किसी बड़े गिल्ड का इंतजाम करने से आसान नहीं होगा। लिहाजा इत्तेहाद के अराकीन को मखसूस दर्जात में अलग करने की जरूरत थी। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने दूसरों के मुकाबले में अलिफ एडवेंचरर अलायंस में ज्यादा हिस्सा डाला होगा और उसके बरक्स सबके साथ यकसा सलूक करना नामुमकिन था, वरना कौन अलिफ एडवेंचरर अलायंस में हिस्सा डालने के लिए तैयार होगा। अगर उनकी शिराकत से कत नजर सबके साथ यकसा सलूक किया गया तो तमाम खिलाड़ी अपने मकासद के लिए सिर्फ कम अज कम जरूरी हिस्सा ही डालेंगे। जिसके बाद सैफ अली ने अलिफ एडवेंचरर अलायंस के अराकीन को 4 दर्जात में तकसीम किया: कांसी, चांदी, सोना और एपिक। हर दर्जा इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ सतह के इख्तियार और मुख्तलिफ फवाइद से लुत्फ अंदोज होगा। खिलाड़ियों और मुहिम जो टीमों के दर्जात उनकी इनफरादी ताकत और अलिफ एडवेंचरर अलायंस में शिराकत पर मबनी होंगे। 4 दर्जात में से कांसी के दर्जे पर मौजूद खिलाड़ियों और मुहिम जो टीमों को अशिया खरीदते वक्त 10% रियायत मिलेगी और उन्हें कुछ आला दर्जे की अशिया तक रसाई हासिल होगी जो आम अराकीन के लिए दस्तयाब नहीं थी। चांदी के दर्जे पर मौजूद खिलाड़ियों और मुहिम जो टीमों को 20% रियायत और वो तमाम फवाइद मिलेंगे जिनसे कांसी के अराकीन लुत्फ अंदोज होते थे, बशमूल इख्तियार फीसद। सोने के अराकीन को भी इसी तरह 20% रियायत मिलेगी। इत्तेहाद हर माह सोने के अराकीन को एक खास मिकदार में वसाइल और क्रेडिट्स भी फराहम करेगा। मजमूई तौर पर सोने के अराकीन इस इख्तियार और फवाइद से लुत्फ अंदोज होंगे जो मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स में आला उहदेदारों को हासिल थे। मजीद बरा गिल्ड के आला उहदेदारों के बरक्स सोने के अराकीन किसी पाबंदी के पाबंद नहीं थे। इसके अलावा सोने के दर्जे की मुहिम जो टीमों को इत्तेहाद की किसी एक शाख का इंतजाम करने का इख्तियार हासिल होगा।
जहां तक एपिक दर्जे का ताल्लुक है, चीजें कदरे मुख्तलिफ थीं। एक वक्त में सिर्फ 12 एपिक दर्जे की मुहिम जो टीमें हो सकती थीं। एपिक दर्जे के लिए किसी मुहिम जो टीम की अहलियत सोने के दर्जे में उनके मकाम पर मबनी होगी। दूसरे लफ्जों में, टॉप 12 रैंकिंग वाली सोने की मुहिम जो टीमें अल्फाडुंचरर अलायंस की एपिक मुहिम जो टीमें बन जाएंगी। एपिक मुहिम जो टीम की सलाहियतों पर मुनहसिर है, उन्हें मुतअद्दिद शाखें चलाने का इख्तियार दिया जाएगा। जहां तक इनफरादी खिलाड़ियों का ताल्लुक है, इसकी कोई मुकर्ररा हद नहीं थी कि कितने इनफरादी खिलाड़ी एपिक दर्जे तक पहुंच सकते हैं। इनफरादी खिलाड़ी उस वक्त तक एपिक दर्जे तक पहुंच सकते थे जब तक कि वो काफी कंट्रीब्यूशन वैल्यू एक हासिल कर लें और एक खास हद तक ताकत हासिल कर लें। अल्फाडुंचरर अलायंस वसाइल और दीगर फवाइद खरीदते वक्त एपिक दर्जे के खिलाड़ियों को तरजीह देगा जो आसानी से किसी बड़े गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर के फवाइद का मुकाबला कर सकते। कमांडर, जब मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों और आजाद खिलाड़ियों को नए रैंकिंग सिस्टम के बारे में पता चलेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। ताहम अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे डर है कि बहुत सारे वसाइल की जरूरत के अलावा हमें बड़े पैमाने पर माली इमदाद की भी जरूरत होगी। अगरचे आना ने सैफ अली के मंसूबे को सराहा, लेकिन अल्फाडुंचरर अलायंस को सोने और एपिक दर्जात तक पहुंचने वाली मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों और खिलाड़ियों की मदद के लिए बहुत सारे क्रेडिट्स की जरूरत होगी। फंडिंग मुझ पर छोड़ दो, सैफ अली ने हाथ हिलाते हुए कहा, जिससे जाहिर होता है कि कोई मसला नहीं होगा। आपको बस इतना करना है कि कोल्ड विंड सिटी के हर खिलाड़ी को इस नए सिस्टम के बारे में बताएं। सैफ अली को तेजी से आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में अल्फाडुंचरर अलायंस के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद महफूज करने की जरूरत थी। अगर इसने बहुत ज्यादा वक्त लिया तो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में दाखिल होने के बाद इसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये कोई मसला नहीं होगा, मैं इसे फौरन देखती हूँ। ऐसा कहने के बाद याना ने वो नए जवाबित शाये कर दिए जो सैफ अली ने कोल्ड विंड सिटी के ऑफिशियल फोरम्स पर बताए थे। चैप्टर 1763 मकबूल इत्तेहाद। याना के मीटिंग रूम से निकलने के बाद सैफ अली ने किसी से कहकर उन फॉर्जन खिलाड़ियों को इकट्ठा करवाया जिन्हें अल्फाडुंचरर अलायंस ने अब तक भर्ती किया था। अगर अल्फाडुंचरर अलायंस को खुद कफील बनना था तो उसकी अपनी प्रोडक्शन टीम का होना जरूरी था। लिहाजा कोल्ड विंड सिटी छोड़ने से पहले इसने याना को इत्तेहाद के लिए लाइफ स्टाइल प्लेयर्स का एक दस्ता भर्ती करने की हिदायत की थी और इत्तेहाद उन लाइफ स्टाइल प्लेयर्स की अंदरूनी तौर पर परवरिश करेगा। लीक हार्ट सिटी से लाए गए 4 लाख आइस जिट्स के लिए उन्हें बराह रास्त फरोख्त करना लागत के लिहाज से मुअस्सर नहीं होगा। इत्तेहाद के एडवांस्ड फोर्जर्स की जानिब से आइस जिट्स को आइस रेसिपनस जेम स्टोन्स में ढालने के बाद ही ये मवाद अपनी हकीकी कदर दिखाएगा। अगरचे कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के पास काफी एडवांस्ड फोर्जर्स थे, लेकिन इन एडवांस्ड फोर्जर्स के पास अपना काम था। कैंडल लाइट 4 लाख आइस जिट्स को संभालने के लिए दरकार वक्त और अफरादी कुव्वत को बचाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। खुशकिस्मती से आइस क्रिस्टल वर्ल्ड का लाइफ स्टाइल प्लेयर का मेयार काफी बुलंद था। ये खास तौर पर उन फॉर्जन खिलाड़ियों के लिए सच था जो हथियार और आलात बनाते थे। कोई भी आसानी से एडवांस्ड लाइफ स्टाइल प्लेयर्स को तलाश और भर्ती कर सकता था। तकरीबन 10 मिनट बाद 100 से ज्यादा फोर्जर्स मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। इनमें से हर एक खिलाड़ी ने एडवांस्ड फोर्जर का निशान पहन रखा था। अगर सैफ अली इस ग्रुप को स्टारमोन किंगडम ले गया तो ये यकीनी तौर पर ममलकत की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को चौंका देगा। यहां तक कि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को भी 100 से ज्यादा एडवांस्ड फोर्जर्स दिखाने में मुश्किल पेश आएगी। जहां तक दीगर ट्रेडिंग फर्म्स और गिल्ड्स का ताल्लुक है, उन्हें ऐसा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ मीटिंग रूम में मौजूद 100 से ज्यादा एडवांस्ड फोर्जर्स फॉर्जन के मेयार के मामले में गॉड्स डोमेन के बर्रे आजम के एडवांस्ड फोर्जर्स का कोई मुकाबला नहीं थे। फी अलहाल तमाम 100 से ज्यादा एडवांस्ड फोर्जर्स इस वरा के मीटिंग रूम में खामोशी से इंतजार कर रहे थे, जो वाज़े तौर पर बेचैन और पुरजोश थे। इसकी वजह यह थी कि वो सैफ अली के साथ कमरे में मौजूद थे, जो उनकी राय में नाकाबिल रसाई था। उनकी बेचैनी और जोश सिर्फ सैफ अली के ओरा की वजह से नहीं था, बल्कि इससे भी ज्यादा इसलिए था कि वो इस वरा मुहिम जो टीम का कमांडर और अल्फाडुंचरर अलायंस का खालिद था। कोई कह सकता है कि सैफ अली कोल्ड विंड सिटी का हकीकी नंबर 1 खिलाड़ी था। इन जैसे आजाद फोर्जर्स के लिए सैफ अली उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में रहता था। इनमें से किसी ने भी कभी ये तवक्को नहीं की थी कि उन्हें सैफ अली से जाती तौर पर मिलने का मौका मिलेगा। एक बार जब वो चले जाएंगे
तो वो अपनी बाकी जिंदगी अपने दोस्तों के सामने इसके बारे में शेखी बघार सकेंगे। आप पहले ही अलिफ एडवेंचरर अलायंस के साथ शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। अब से आप इत्तेहाद के रिजर्व अराकीन हैं। आपको आपकी मामूल की कारकर्दगी की बुनियाद पर कंट्रीब्यूशन वैल्यू से नवाजा जाएगा। एक बार जब आप एक खास कंट्रीब्यूशन वैल्यू हासिल कर लेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी। कुदरती तौर पर इत्तेहाद के अंदर आपका दर्जा जितना बुलंद होगा, मुस्तकबिल में आप इतने ही बेहतर फवाइद से लुत्फ अंदोज होंगे। आपके लिए बड़े गिल्ड्स में वाइस गिल्ड लीडर्स का मुकाबला करने वाले सलूक और फवाइद से लुत्फ अंदोज होना भी मुमकिन है, लेकिन ज्यादा आजादी के साथ। आप इस मेयार तक पहुंचते हैं या नहीं, उसका इन्हिसार आपकी जाती कोशिश पर होगा। सैफ अली की बातें सुनकर एडवांस फोर्जरर्स दंग रह गए। उनके मुंह खिले के खिले रह गए। वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जब तक वो अलिफ एडवेंचरर अलायंस में काफी हिस्सा डालेंगे, उन्हें तरक्कियां मिलेंगी। मजीद बरा, अगर उन्होंने काफी मेहनत की तो वो ताकत और फवाइद भी हासिल कर सकते हैं जिनसे बड़े गिल्ड्स के वाइस गिल्ड लीडर्स लुत्फ अंदोज होते थे। इन जैसे आम खिलाड़ी बड़े गिल्ड्स के वाइस गिल्ड लीडर्स से मवाजना करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। जहां तक इस तरह के ओहदे के साथ मिलने वाले फवाइद का ताल्लुक है, कई सालों तक इस ओहदे पर फाइज रहने से उन्हें इतनी रकम मिल जाएगी कि उन्हें अपनी बाकी जिंदगी के लिए फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे फवाइद से लुत्फ अंदोज होने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनकी सलाहियत के खिलाड़ी कभी भी ऐसी बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते। फिर भी अब ये फवाइद उनकी नजरों के सामने थे। ऐसा ख्वाब अब कोई वहम नहीं रहा था। वो हैरान और पुरजोश क्यों नहीं होंगे? और चूंकि सैफ अली अलिफ एडवेंचरर अलायंस का खालिक था, इसलिए वो जानते थे कि इसकी बातें सच थीं। फौरन एडवांस फोर्जर्स में लड़ने का जज्बा भड़क उठा। वो सब फौरन काम पर लगना चाहते थे। कमांडर, हमें बताएं कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हम इस काम को कमाल के साथ मुकम्मल करेंगे। कमांडर, हमें हमारा काम दें। इनमें से कोई भी खिलाड़ी बेवकूफ नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि सैफ अली ने उन्हें यहाँ सिर्फ नए रैंकिंग सिस्टम और इससे मुताल्लिका फवाइद के बारे में बताने के लिए इकट्ठा किया हो। उसने यकीनी तौर पर उन्हें कुछ करने के लिए यहाँ बुलाया था और वो सब उसे बेताब निगाहों से देख रहे थे। ठीक है, मैं अल्फाज को नहीं चबाएगा। मुझे एक शय को बेहतर बनाने में आपकी मदद की जरूरत है, सैफ अली ने कहा। जब उसने सबकी आंखों में लड़ने का जज्बा जलता देखा तो मंजूरी में सर हिलाया। ताहम ये तत्हीर कदरे मुनफरिद है। जब आप शय को बेहतर बनाते हैं तो आपको आखिरी मरहला मुकम्मल नहीं करना चाहिए। दूसरे लफ्जों में, आपको कोई महारत हासिल नहीं होगी, लेकिन आप मुताल्लिका अलिफ एडवेंचरर टीम पॉइंट्स और कंट्रीब्यूशन वैल्यू हासिल करेंगे। अगर आपको इससे कोई मसला नहीं है तो आप अब फॉर्जन एसोसिएशन जा सकते हैं। हमने आपके लिए पहले ही खुसूसी फॉर्जन रूम्स तैयार कर रखे हैं। हम जल्द ही आपको जरूरी मवाद भेज देंगे। आइस जेड को बेहतर बनाना आसान नहीं था। आइस जेड बजात खुद एक नायाब मवाद था और पेचीदा तत्हीर के अमल को मुकम्मल होने में काफी वक्त लगेगा। दरी असना, आइस जेड को आइस रे सकनस जेमस्टोन में तब्दील करने के आखिरी अमल की कामयाबी की शरह भी बहुत कम थी। एडवांस्ड फोर्जर्स की नजरियाती कामयाबी की शरह सिर्फ 20% होगी। सिर्फ इस जैसे मास्टर फोर्जर की कामयाबी की शरह कदरे ज्यादा 30% थी। कुछ मुआविन टूल्स को शामिल करते हुए इसे 35% की नजरियाती कामयाबी की शरह तक पहुंचना चाहिए। अगरचे ये सिर्फ 15% का इजाफा था, लेकिन ये किसी भी लाइफ स्टाइल प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी बेहतरी थी। आइस जेड की मांग तेजी से बढ़ रही थी और शाइस्ता इतने जमा नहीं कर सकी जितने इसने पहले किए थे। इस वक्त उसके पास मौजूद आइस जेड्स को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए सैफ अली ने तत्हीर का आखिरी मरहला खुद मुकम्मल करने का फैसला किया। अगरचे एडवांस फोर्जर्स से तत्हीर का ज्यादातर अमल मुकम्मल करवाने से पैदावार की कामयाबी की शरह में कदरे कमी आएगी, लेकिन ये छोटी सी कमी इस बड़े वक्त के काबिल होगी जो सैफ अली बचाएगा। सैफ अली की हिदायत सुनकर एडवांस फोर्जर्स कमरे से बाहर निकले और फॉर्जन एसोसिएशन की तरफ भागे, इस डर से कि दूसरे उन पर सबकत ले जाएंगे। दूसरी जगह याना ने तेजी से अलिफ एडवेंचरर अलायंस के नए जवाबित का बंदोबस्त किया और उन्हें फोरम्स पर शाये किया। जिस लम्हे इत्तेहाद के नए जवाबित मंजर आम पर आए, उन्होंने कोल्ड विंड सिटी के हर खिलाड़ी को दंग कर दिया। क्या हो रहा है? क्या इस वरा मुहिम जो ने अभी लॉटरी जीती है? कितना सखी? क्या इस वरा को किसी बड़ी कारपोरेशन की हिमायत हासिल है?
यहाँ तक कि अगर मुझे सोने के दर्जे पर भी इक्तिफा करना पड़े तब भी मैं बगैर किसी परेशानी के जीने के लिए काफी रकम कमा लूंगा। इस वरा की जे हो बकवास। ये फवाइद इन फवाइद से भी बेहतर हैं जो कुछ गिल्ड्स पेश करते हैं। ये नहीं चलेगा। मुझे अपना गिल्ड छोड़कर फौरन अलिफाडुंचरर अलायंस में शामिल होने की जरूरत है। हर कोई आजाद खिलाड़ी और गिल्ड के खिलाड़ी अलिफाडुंचरर अलायंस की जानिब से पेश करदा नए फवाइद में दिलचस्पी रखते थे और उनकी तरफ माइल थे। न सिर्फ अलिफाडुंचरर अलायंस ने अपने अराकीन पर न होने के बराबर पाबंदियां आयद की थी, बल्कि इसने ऐसे फवाइद भी फराहम किए जो गिल्ड्स का मुकाबला कर सकते थे। चूंकि ऐसा ही था तो वो अलिफाडुंचरर अलायंस में क्यों शामिल नहीं होंगे। आजाद माहिरीन के लिए इन नए फवाइद ने अलिफाडुंचरर अलायंस को और भी पुरकशिश बना दिया। न सिर्फ वो दम घुटने वाली पाबंदियों से आजाद होंगे, बल्कि एक खास दर्जे तक पहुंचने के बाद इत्तेहाद उन्हें हर माह एक खास मिकदार में क्रेडिट्स भी अदा करेगा। दरी असना कोल्ड विंड सिटी में हैकेट की रहाइशगाह में हैकेट के कई आला ओहदेदार शानदार गिल्ड लीडर के दफ्तर में उदास तासुरात पहने खड़े थे। क्या इस बड़ा मुहिम जो टीम पागल है, ये वाकई आजाद खिलाड़ियों को ऐसे फवाइद पेश करने की हिम्मत करती है? इस बड़ा अवाम के दिल जीतने के लिए इतनी दूर चला गया है। क्या उसे दिवालिया होने का डर नहीं है? अलिफाडुंचरर अलायंस के नए फवाइद ने मौजूद आला ओहदेदारों को चौंका दिया। जब मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स अराकीन को भर्ती करते थे, खास तौर पर वो अराकीन जिन्हें मुकर्ररा तनख्वाह दी जाती थी, तो वो सख्त पाबंदियां आयद करते थे, जैसे कि उन्हें हर रोज एक खास तादाद में तहखानों और बासिस पर हमला करने की जरूरत होती थी। उनके अराकीन को बहुत कम आजादी हासिल थी। बहरहाल अगर उनके गिल्ड्स ने ऐसा नहीं किया तो वो उन अराकीन पर खर्च किए गए फंड्स वापस नहीं कमा पाएंगे। ताहम अलिफाडुंचरर अलायंस मुख्तलिफ था। इसके अराकीन को बहुत ज्यादा आजादी हासिल थी और इत्तेहाद के पैसे कमाने का वाहिद हकीकी तरीका उसकी तबादले की खिदमात के जरिए था। अगर इत्तेहाद ने इतनी महदूद आमदनी के बावजूद अपने दर्जा याफ्ता अराकीन को ऐसे फवाइद दिए तो इत्तेहाद का पैसा पानी की तरह बह जाएगा। सिर्फ एक पागल ही ऐसे फवाइद पेश करेगा। दिलचस्प, इस वरा कोल्ड विंड सिटी के नायाब मवाद पर इजारादारी कायम करने के लिए ऐसे गैर इखलाकी तरीके पर उतर आया है, कारंज का तासुर कदरे तारीख हो गया। फिर वो अपने पास मौजूद नौजवान औरत की तरफ मुड़ा और पूछा, 12 आसमान कैसे सेहत याब हो रहे हैं, और क्या हमने अभी तक अलिफाडुंचरर अलायंस से आलात हासिल कर लिए हैं? वो पहले ही अच्छी तरह आराम कर चुके हैं। जहां तक आलात का ताल्लुक है, हमने उनके इस्तेमाल के लिए काफी खरीद लिए हैं। वो किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं, नौजवान औरत ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट दी। अच्छा, अब हम सुनोरॉन की तरफ जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम इस वरा मुहिम जो टीम को सिखाएं कि उनकी कोशिशें रायगा हैं, कारंज ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ फुनकारते हुए कहा। दूसरी जगह सैफ अली ने एक पागल की तरह आइस जेड को बेहतर बनाया। अगरचे इसकी हतमी कामयाबी की शरह सिर्फ 32% के लगभग थी, लेकिन सैफ अली इससे मुतमईन था। मुसलसल 4 दिन काम करने के बाद उसने बिलाखिर तमाम 4 लाख आइस जेड्स को बेहतर बना लिया था। आखिर में उसने 1,28,000 आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स बनाए थे। उसने इसे लेवल 67 तक धकेलने के लिए काफी EXP भी हासिल कर ली थी। अच्छा, मैंने बिलाखिर कर लिया। सैफ अली जोश से मगलूब हो गया जब उसने अपने बैग में मौजूद आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स को देखा। अब कोल्ड विंड सिटी का पैसा इकट्ठा करने का वक्त आ गया है। चैप्टर 1764 ना रुकने वाली कीमत। मध्यम रोशनी वाले फॉर्जन रूम में हर तरफ रोशनी की चांदी की चिंगारियां चमक रही थीं। आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स को समेटने और उन्हें अपने बैग की जगह में जखीरा करने के बाद सैफ अली ने उन्हें ग्रुप्स में तरतीब दिया। इसके बनाए हुए तमाम आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स बराबर नहीं थे। उनकी फराहम करदा आइस रेजिस्टेंस 5 और 8 पॉइंट्स के दरमियान थी। जब वो उन्हें बेचेगा तो उसे उनकी कीमत इसी के मुताबिक लगानी होगी, और ये सिर्फ आम आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स थे। ब्लैक स्टील अनसगिनिया की बदौलत सैफ अली के पास अपनी बनाई हुई किसी शय की खुसूसियात को बेहतर बनाने का 3% इम्कान था। ब्लैक स्टील अनसगिनिया ने जिन आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स को बेहतर बनाया था, उनमें से हर एक ने आइस रेजिस्टेंस में 10 पॉइंट्स से ज्यादा फराहम किए। कुदरती तौर पर ये जेमस्टोन्स आम जेमस्टोन्स से कहीं ज्यादा कीमती थे। जब सैफ अली अपने बैग की जगह को मुनज़्ज़म कर रहा था, लाइफ लेस थोरन ने इससे राब्ता किया।
कमांडर, हमारे पास एक हंगामी सूरत हाल है। हैकेट को गैर मामूली तौर पर ताकतवर खिलाड़ियों का एक ग्रुप मिल गया है। इस ग्रुप के आने से पहले हैकेट सोनोरॉन की पहली जेर जमीन मंजिल पर फंस गया था, लेकिन अब वो तेजी से तहखाने में आगे बढ़ रहे हैं। गिल्ड की टीम ने हाल ही में हमें पीछे छोड़ दिया है और चौथी जेर जमीन मंजिल में दाखिल हो गई है। वो अब आखिरी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हैं, लाइफलेस थोरन ने कहा, जो इस बात से बहुत मायूस था कि हैकेट की टीम ने हमले में इसकी टीम को पीछे छोड़ दिया था। सोनोरॉन एक इलाकाई तहखाने की तरह था। हर मंजिल पर उतरने के साथ उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मजीद बड़ा, एक टीम हर मंजिल के गार्डियन बास को मारने के बाद ही अगली मंजिल पर जा सकती थी। इस हकीकत के बावजूद कि इसने और उसकी टीम ने पिछले 2 दिनों से जिदोजहद की थी, वो अब भी तीसरी जेर जमीन मंजिल को उबूर नहीं कर सके थे। मामलात को मजीद खराब करने के लिए उन्हें हैकेट के अराकीन को चौथी जेर जमीन मंजिल पर उतरते हुए देखना पड़ा, जबकि उन्हें गार्डियन बास के दोबारा पैदा होने का इंतजार करना पड़ा। उनके हमले की पेशरफ्त इतनी तेज है, सैफ अली कदरे हैरान हुआ। उसने सोनोरॉन के हवाले से रिपोर्ट्स पढ़ी थीं, इसलिए वो जानता था कि खंडर पर हमला करना कितना मुश्किल था। तीसरी मंजिल का गार्डियन बास पहले ही लेवल 62 का ग्रैंड लॉर्ड दर्जे का कदीम नौ था। इसके अलावा बास के पास मुनफरिद महारतें थीं और वो ऐसे खास माहौल में लड़ता था जो उसके बहुत हक में थे। मजीद बरा, एक कदीम रुकावट ने सोनोरॉन को घेर रखा था जो किसी भी टूल के इस्तेमाल को रोकती थी। बाइबल ऑफ डार्कनेस, सिमनंग स्क्रूलिस और मैजिक अरेज जैसी अशिया ममनू थी। खिलाड़ियों को खंडर को साफ करने के लिए अपनी ताकत पर इन्हिसार करना पड़ता था। यहाँ तक कि एक ही लेवल के टायर 2 खिलाड़ियों की 100 आदमियों की टीम भी तीसरी जेर जमीन मंजिल के गार्डियन बास को शिकस्त देने के लिए बहुत जिदोजहद करेगी, फिर भी हैकेट कामयाब हो गया था। ये नतीजा वाकई सैफ अली की तवक्कुआत से बढ़कर था। कमांडर, हम मरकजी बर्रे आजम से इसवरा के कुछ अराकीन को क्यों नहीं बुलाते? लाइफलेस थोरन ने तजवीज दी। वो टीम जिसके साथ वो फी अलहाल काम कर रहा था वो कोल्ड विंड सिटी में इसवरा के 100 मजबूत तरीन अराकीन पर मुश्तमिल थी। उसने सोलिटरी 9 और यान को भी हमले में शामिल किया था, जो इसवरा मुहिम जो टीम और अल्फाडुंचरर अलायंस के मामलात का इंतजाम कर रहे थे। ताहम वो अब भी तीसरी मंजिल के गार्डियन बास को उबूर नहीं कर सके थे। उनके पास वाहिद ऑप्शन ये बचा था कि वो गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर अब भी मौजूद इसवरा के अराकीन को मुतहर्रिक करे। तरबियत की एक मुद्दत के बाद इन अराकीन के जंगी मयारात ने कोल्ड विंड सिटी के माहिरीन को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसे भूल जाओ। अगरचे ऐसा करने से हमला आवर टीम की मजमूई जंगी ताकत में इजाफा होगा, लेकिन ये इजाफा बहुत महदूद होगा। ये काफी नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। चूंकि बास अभी तक दोबारा पैदा नहीं हुआ है, इसलिए आपको वापस आकर आराम करना चाहिए। एक बार जब मैं अपने मामलात से निमट लूंगा तो मैं सोनोरॉन की तीसरी मंजिल पर एक नजर डालूंगा। अगर हमें बास के जरिए कोई रास्ता नहीं मिलता है तो कोई दूसरा रास्ता निकालने में ज्यादा देर नहीं होगी। ठीक है, मैं सबको वापस भेज दूंगा। लाइफलेस थोरन को सैफ अली का मंसूबा माकूल लगा। ये सच था कि अगरचे जहां तक सैफ अली के जाती तौर पर हमले में हिस्सा लेने का ताल्लुक है, लाइफलेस थोरन को नहीं लगता था कि इससे भी कोई खास फर्क पड़ेगा। सोनोरॉन के गार्डियन बासेस को एक टीम की ताकत से शिकस्त देनी थी। इसकी एक हद थी कि कोई फर्द हमले में कितना हिस्सा डाल सकता है। ताहम लाइफलेस थोरन अब भी सैफ अली के हमला आवर टीम का चार्ज संभालने का मुंतजिर था। वो उसकी मदद से तीसरी मंजिल को उबूर करने के काबिल हो सकते हैं। जहां तक चौथी मंजिल का ताल्लुक है, जब वो इस तक पहुंचेंगे तो उन्हें इस गार्डियन बास से निमटने का रास्ता तलाश करना होगा। अगर नौबत यहां तक आ गई तो वो जीरो विंग के माहिरीन से मदद मांग सकते थे। वो पूरी तरह जानता था कि जीरो विंग का ग्रुप इससे कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर उन खौफनाक खिलाड़ियों ने कार्रवाई की तो हैकेट को पीछे छोड़ना बच्चों का खेल होगा। ताहम लाइफलेस थोरन को यह नहीं मालूम था कि सैफ अली का कभी भी जीरो विंग के अराकीन को आइस क्रिस्टल वर्ल्ड की जिदोजहद में शामिल करने का कोई इरादा नहीं था। मजीद बरा, अब चूंकि जीरो विंग इतना बड़ा हो गया था, गिल्ड को कई पहलुओं में अफरादी कुव्वत की जरूरत थी। ये अब अपने आला जंगजुओं को इकट्ठा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। जिसके बाद सैफ अली ने आइस रेसटनस जेमस्टोन्स की दर्जाबंदी करने में आधा घंटा इससे ज्यादा वक्त सिर्फ किया, और ऐसा करते हुए इसकी आंखों में खुशी भर गई।
वहां 42,651 जेम स्टोन्स थे जिन्होंने आइस रेसिटनेस के 5 पॉइंट्स का इजाफा किया, 37,332 ने 6 पॉइंट्स का इजाफा किया और 12,451 ने 8 पॉइंट्स का इजाफा किया। सैफ अली के पास 2,921 जेम स्टोन्स भी थे जो 10 इससे ज्यादा पॉइंट्स फराहम करते थे। वापस गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर 5 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स फी अलहाल मार्केट में तकरीबन 1 सोना 50 चांदी में फरोख्त होते थे। ये पैदावारी लागत के बहुत करीब था। ये वो जेम स्टोन्स भी थे जो उसके पास सबसे ज्यादा थे, हालांकि वो खुद को खुशकिस्मत समझता था क्योंकि इसने 4 लाख कोशिशों में से सिर्फ 40,000 से जायद 5 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स बनाए थे। कुदरती तौर पर 6 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स ज्यादा कीमती थे जो तकरीबन 2 सोने में फरोख्त होते थे। मार्केट में ज्यादातर आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स 6 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स थे। जहां तक 7 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स का ताल्लुक है वो कदरे नायाब थे और तकरीबन 3 सोने में फरोख्त हो सकते थे। 8 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स बहुत नायाब थे जो तकरीबन 5 सोने में फरोख्त होते थे। दरी असना 33,000 से जायद 7 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स और 12,000 से जायद 8 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स को कामयाबी के साथ बनाना वाकई सैफ अली की तवक्कुआत से बालातर था। जहां तक उन आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स का ताल्लुक है जो आइस रेसिटनेस में 10 इससे ज्यादा पॉइंट्स पेश करते थे, ये कहने की जरूरत नहीं कि वो आसानी से 10 सोने इससे ज्यादा में फरोख्त हो सकते थे। बहरहाल आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स हमेशा अपनी कदर बरकरार रखेंगे, यहां तक कि अगर खिलाड़ियों के पास सिर्फ 5 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स का मुकम्मल सीट हो तब भी वो बर्फीली माहौल और बर्फ की किस्म के बासिस से निमटने के लिए काफी से ज्यादा आइस रेसिटनेस हासिल कर लेंगे। फिर सैफ अली आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स को इसवरा की रहाइशगाह ले आया और उन्हें एडवेंचर अलायंस की तिजारती खिड़की में रख दिया। उसने कैटलॉग के पहले सफ़े पर इंदराज भी कर दिया। ताहम कैटलॉग की दीगर अशिया के बरक्स आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स सिर्फ नीलामी के निज़ाम के जरिए खरीदे जा सकते थे। मजीद बरा खिलाड़ियों को मैजिक क्रिस्टल्स और एडवेंचर अलायंस पॉइंट्स दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें मैजिक क्रिस्टल्स को ज्यादा तरजीह हासिल। दूसरे लफ्जों में इस बात से कत नजर के खिलाड़ी कितने पॉइंट्स की बोली लगाते हैं, जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स की बोली लगाएगा वो नीलामी जीत जाएगा। एडवेंचर अलायंस पॉइंट्स को सिर्फ टाई ब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा अगर सरफहरिस्त दावेदार एक ही तादाद में मैजिक क्रिस्टल्स की बोली लगाते। दरी असना सैफ अली ने 5 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स के लिए कम अज कम बोली 4 मैजिक क्रिस्टल्स मुकर्रर की। एक ही वक्त में बहुत ज्यादा जेम स्टोन्स पोस्ट न करने की ख्वाहिश में सैफ अली ने सिर्फ 205 पॉइंट वाले जेम स्टोन्स पोस्ट किए। सैफ अली के एक्सचेंज कैटलॉग को अपडेट करने के कुछ ही देर बाद जिन खिलाड़ियों ने अशिया खरीदने के लिए एडवेंचर अलायंस का दौरा किया था उन्होंने तब्दीली को महसूस किया। फौरन इसवरा की रहाइशगाह में एक हंगामा बर्पा हो गया। आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स एडवेंचर अलायंस हैरत अंगेज है, इसके पास वाकई ऐसी शय भी है। हैरत अंगेज एक जेम स्टोन आइस रेसिटनेस में 5 पॉइंट्स का इजाफा करता है। ये तकरीबन परसरारहुन आलात की आइस रेसिटनेस का मुकाबला करता है। बकवास, अगर मैं खुद को उन आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स से पूरी तरह लैस कर सकूं तो मैं अमली तौर पर बगैर किसी रुकावट के सुनो रफिट को दरियाफ्त कर सकता हूं। एडवेंचर अलायंस के हाथ ऐसी शय कहां से लगी? आइस रेसिटनेस फराहम करने वाली अशिया की कोल्ड विंड सिटी के खिलाड़ियों की जानिब से बहुत ज्यादा मांग थी। अगरचे आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में आइस रेसिटनेस की बहुत सी अशिया थीं, लेकिन उनमें से कोई भी आइस रेसिटनेस जेम स्टोन जैसी नहीं थी जो एक खास लेवल के बाद मतरूक नहीं होगी। आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स की खबर शहर की मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों और गिल्ड्स के दरमियान जंगल की आग की तरह फैल गई। इन तंजीमों ने फौरी तौर पर उन जेम स्टोन्स को खरीदने के लिए नुमाइंदे भेजे। आजाद खिलाड़ियों का एक सैलाब भी आइस रेसिटनेस जेम स्टोन्स का मुकाबला करने के लिए दौड़ पड़ा। अगरचे कोल्ड विंड सिटी में मैजिक क्रिस्टल्स नायाब और हासिल करना मुश्किल थे, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें नहीं थीं जहां खिलाड़ी उन्हें खर्च कर सकें। ये खास तौर पर आजाद खिलाड़ियों के लिए सच था। ज्यादातर खिलाड़ी अपने मैजिक क्रिस्टल्स को आइस रेसिटनेस आलात के बदले तब्दील करना पसंद करेंगे। ताहम मुख्तलिफ गिल्ड्स ने ज्यादातर हथियार और आलात जमा कर रखे थे जो आइस रेसिटनेस में इजाफा करते थे। कोई भी गिल्ड ऐसी अशिया आजाद खिलाड़ियों को फरोख्त नहीं करेगा। लिहाजा अब जबकि आइस रेसिटनेस जेम स्टोन जैसा खजाना नमूदार हो गया था,
आजाद खिलाड़ियों को अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए लड़ना पड़ा। कुछ ही देर बाद आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा। कीमत फौरी तौर पर बढ़कर 5 मैजिक क्रिस्टल्स की पत्थर हो गई। फिर ये 5 मैजिक क्रिस्टल्स और 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स तक चढ़ गई। दरी असना हर अलिफाडुंचरर अलायंस पॉइंट की कीमत फी अलहाल 20 तांबे के सके थी। बहुत तेजी से कीमत 6 मैजिक क्रिस्टल्स तक पहुंच गई थी। इस मकाम पर आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स की कीमतें इस हद तक पहुंच गई थीं जो आजाद इलियट खिलाड़ी बर्दाश्त कर सकते थे। इसके बावजूद ये नतीजा सैफ अली की तवक्कुआत से बहुत ज्यादा था। फिर भी कीमतों में इजाफे के रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। चैप्टर 1765 खौफनाक मुनाफा। सैफ अली के एक्सचेंज कैटलॉग को अपडेट करने के 5 मिनट से भी कम वक्त में 5 पॉइंट वाले आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स की कीमत 7 मैजिक क्रिस्टल्स तक पहुंच गई थी। जेमस्टोन्स की मांग सैफ अली की तवक्कुआत से मुकम्मल तौर पर तजावुज कर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोल्ड विंड सिटी के खिलाड़ी उनके लिए इतने बेताब होंगे। आखिरकार सैफ अली ने 200 आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स से 1320 मैजिक क्रिस्टल्स कमा लिए थे। इसके अलावा अलिफाडुंचरर अलायंस ने अपने दिए गए बहुत से पॉइंट्स वापस ले लिए थे। बकवास। मैं अभी यहां आया हूं और वो पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। यहां इतने अमीर लोग क्यों हैं? क्या वाकई ऐसे लोग हैं जो उन जेमस्टोन्स के लिए 7 मैजिक क्रिस्टल्स देने को तैयार हैं? क्या बस इतना ही? क्या और नहीं है? सिर्फ 200 जेमस्टोन्स क्यों हैं? यहां हम सब के लिए काफी भी नहीं है। लानत हो, मुझे मालूम था कि मुझे बोली लगानी चाहिए थी। अगर मेरे पास 4 या 5 आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स होते तो मैं इस बर्फ की किस्म के ग्रैंड लॉर्ड का अकेले मुकाबला कर सकता था जो मुझे पहले मिला था। मैं अपना खर्च किया हुआ सारा पैसा वापस कमा सकता था। इस वरा के एक्सचेंज हॉल में मौजूद हुजूम नीलामी के अचानक इख्तिताम पर दंग रह गया। ये इतनी जल्दी खत्म हो गई थी कि शहर के बड़े गिल्ड्स जेमस्टोन्स के फरोख्त होने से पहले बोली लगाने का मौका गनवा बैठे थे। इंतजार करो और देखो का रवैया अपनाने वाले आजाद माहिरीन को अचानक अपने इंतखाब पर अफसोस हुआ। गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? मैं देर से पहुंचा और जब तक मैं यहां पहुंचा आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स फरोख्त हो चुके थे। क्या वो पहले ही खत्म हो गए? अब मुझे क्या करना चाहिए? वहां थोड़ी देर और इंतजार करो। अगर मजीद जाहिर ना हूं तो उन खिलाड़ियों से जेमस्टोन्स खरीदने की कोशिश करो जिन्होंने उन्हें ज्यादा कीमत पर खरीदा है। सुनो, रॉन का माहौल बहुत सख्त है। काफी आइस रेसिपनस के बगैर हमारी मैन फोर्स के अराकीन की बुनियादी खुसूसियात गिर जाएंगी और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के काबिल नहीं होंगे। हमें वो आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स जरूर हासिल करने चाहिए। मुख्तलिफ गिल्ड्स ने इस वरा की रहाइशगाह में अपने जासूसों को हिदायत की कि वो मजीद आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स के जाहिर होने का इंतजार करें। दरी असना सैफ अली ने पहले बीच के फरोख्त होने के बाद आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स का दूसरा बीच लगाने में जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने मजीद 1000 जेमस्टोन्स पोस्ट करने से पहले एक्सचेंज हॉल में मजीद खिलाड़ियों के जमा होने के लिए तकरीबन 10 मिनट इंतजार किया। उसने इस बार इब्तिदाई बोली को 5 मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील कर दिया। 200 आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स आम लोगों के लिए महज एक चारा थे। अब चूंकि इस वरा की रहाइशगाह में खिलाड़ियों की काफी तादाद जमा हो चुकी थी, इसलिए वो अब वाकई आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स फरोख्त करना शुरू कर सकता था। जिस लम्हे 1000 आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स एक्सचेंज कैटलॉग में नमूदार हुए, हाल में मौजूद हर शख्स ने दीवानावार अपनी बोलियां लगानी शुरू कर दी। आजाद माहिरीन, मुहिम जो टीमों और गिल्ड्स जिन्हें पहले बोली लगाने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने एक के बाद दीगरे बोली लगानी शुरू कर दी और उनमें से तकरीबन सभी ने 7 मैजिक क्रिस्टल की बोली से शुरुआत की। तकरीबन 5 मिनट के बाद सैफ अली ने मजीद 7110 मैजिक क्रिस्टल्स कमा लिए। वो जीरो विंग सिटी से भी कई गन्ना तेजी से मैजिक क्रिस्टल्स कमा रहा था। ताहम सैफ अली जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कोल्ड विंड सिटी में 20 लाख से ज्यादा खिलाड़ी थे। महज 1000 आइस रेसिपनस जेमस्टोन्स मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों और गिल्ड्स की जरूरियात को भी पूरा नहीं करेंगे, आजाद खिलाड़ियों का तो जिक्र ही किया करना। जिसके बाद
सैफ अली ने तमाम 5 पॉइंट वाले जेमस्टोन्स को रिहाइशगाह के गोदाम में मुंतकिल कर दिया और सिस्टम से हर 10-15 मिनट में एक बार 500 से 1000 के चिज में आइस रेसिपनेस जेमस्टोन्स को एक्सचेंज कैटलॉग में खुद ब खुद अपलोड करवाया। जहां तक दीगर आइस रेसिपनेस जेमस्टोन्स का ताल्लुक है, सैफ अली का फिलहाल उन्हें फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं था। मौजूदा कोल्ड विंड सिटी के लिए 40,000 से ज्यादा आइस रेसिपनेस जेमस्टोन्स मांग को पूरा करने के लिए काफी होने चाहिए। अगर उसने आला मयार के जेमस्टोन्स बेचे तो वो अच्छी कीमत हासिल नहीं कर पाएगा। जब सैफ अली ने आइस रेसिपनेस जेमस्टोन्स फरोख्त किए, लाइफ लेस थोरन और दीगर इसवरा की रहाइशगाह वापस आ चुके थे और आराम कर रहे थे। सोनोरॉन में खिलाड़ियों की स्टेमिना और कंसंट्रेशन की खपत की शरह में जबरदस्त इजाफा हुआ। यहां तक कि अगर वो लेट जाएं और कुछ न करें, तब भी उनकी स्टेमिना और कंसंट्रेशन खत्म होती रहेगी। कमांडर, ये वो मालूमात हैं जो हमारे पास तीसरी मंजिल के गार्डियन बास के बारे में है। अगरचे इस बास पर हमला करने के लिए ज्यादा मिकदार में आइस रेसिपनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी गैर फाल महारत फरोजन उन टाइम बहुत परेशान कुन। ये महारत टीम के टॉप 20 DPS को निशाना बनाती है और उनकी अटैक स्पीड को 100% तक कम कर देती है। इसके अलावा ये हर मुतासरा खिलाड़ी के पास एक चीफ टीम पैदा करता है। ये चीफ टीम्स मुतासरा खिलाड़ियों के बराबर लेवल के होते हैं और उनकी अटैक पावर बहुत ज्यादा होती है, यहां तक कि इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स का मुकाबला करते हैं। इसके अलावा बास के पास बुल्ड लिस्ट नामी दूसरी गैर फाल महारत है। जैसे जैसे इसकी HP गिरती है, इसकी ताकत, अटैक स्पीड और दिफा में इजाफा होता है। लाइफ लेस थोरन ने कहा, जो तीसरी मंजिल के गार्डियन बास के बारे में बात करते हुए वाज़े तौर पर मायूस था। जंग के इख्तिताम तक बास के पास कितनी HP थी? सैफ अली ने पूछा। 50%। लाइफ लेस थोरन ने कदरे शर्मिंदा होते हुए कहा, क्या टीम का औसत DPS काफी ज्यादा नहीं है? इस नतीजे ने सैफ अली को खास तौर पर हैरान नहीं किया। तीसरी मंजिल के गार्डियन बास को शिकस्त देने के लिए वाज़े तौर पर खाम ताकत की जरूरत थी। दरी असना हमला आवर टीम में सिर्फ 12 टायर 2 खिलाड़ी थे। चूंकि बास की गैर फाल महारत ने टॉप 20 खिलाड़ियों के DPS को महदूद कर दिया था, इसलिए लाइफ लेस थोरन और दीगर टायर 2 खिलाड़ी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके और बाकी टीम का DPS जाहिर है कि काफी ज्यादा नहीं था। यह हैरत की बात नहीं थी कि बास हमला आवर टीम को कमजोर करने में कामयाब हो गया था। यहां तक कि अगर सैफ अली टीम में शामिल हो जाता, तब भी नतीजा गालिबन वही होता। हिमम, टीम में हर कोई वो बेहतरीन आलात पहने हुए है जो हमारे पास दस्तयाब है। ईमानदारी से, अगर टीम का DPS हर हमला कर सके तो उसे मारना मुमकिन होना चाहिए, लेकिन बास आने वाले हमलों से बचने और उन्हें रोकने में बहुत अच्छा है। काफी हद तक बुलंद जंगी मयार के बगैर खिलाड़ियों के लिए बास को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। लाइफ लेस थोरन ने सर हिलाते हुए कहा। समझ गया। ऐसा लगता है कि हमें हर एक के आलात को बेहतर बनाने की जरूरत है। आपकी टीम जो भी आलात इस्तेमाल कर रही है, इसे इकट्ठा करें और वो सब मेरे पास लाएं। सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। अगर किसी के जंगी मयारात में कमी थी, तो वो इसे बुनियादी खुसूसियात से पूरा कर सकते थे। ये इन देरीना तरीकों में से एक था जिस पर गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ियों ने मुश्किल बासिस पर हमला करने के लिए अमल किया था। उनके आलात को बेहतर बनाएं। क्या ये मुमकिन भी है? लाइफ लेस थोरन अपनी उलझन को ना रोक सका। हमला आवर टीम ने पहले ही वो बेहतरीन आलात पहन रखे थे जो इसवरा मुहिम जो टीम के पास थे। हमला आवर टीम के आलात के मयार को मजीद बेहतर बनाना बुनियादी तौर पर नामुमकिन था, लेकिन चूंकि हुक्म सैफ अली की तरफ से आया था, इसलिए लाइफ लेस थोरन ने इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा। उसने फौरन हमला आवर टीम को इकट्ठा किया और उनसे उनके आलात हवाले करवाए। किसी भी सूरत में उसने सबके आलात को ठीक करने के लिए इकट्ठा करने का मंसूबा बनाया था। एक बार जब सैफ अली को आलात मिल गए, तो उसने रहाइशगाह में एक आम लाउंज तलाश किया और अपने बैग से पंडोरा का रूबिक क्यूब निकाला। पंडोरा का रूबिक क्यूब उसकी पिछली जिंदगी के दौरान बहुत से इलाकाई तहखानों और टीम तहखानों की वजह से बहुत मकबूल हुआ था, जो गेम के बाद के मराहिल में टूल्स को मना करते थे। पंडोरा का रूबिक क्यूब इस उसूल से मुस्तसन था। पंडोरा के रूबिक क्यूब ने जो बेहतरी फराहम की वो एक जादू की तरह थी। अगर खिलाड़ियों के ममुआ जोन में दाखिल होने से पहले बेहतरी की गई थी, तो अंदर जाने के बाद ये उनके साथ रहेगी। लिहाजा
पंडोरा के रूबिक क्यूब के बड़े नुकसान के बावजूद इसकी अब भी बहुत ज्यादा मांग थी। वाहिद मसला ये था कि उसे इस्तेमाल करने पर बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स लागत आती थी। खुशकिस्मती से अब तक आइस रेसटनस जेमस्टोन्स के कई बीज फरोख्त हो चुके थे। 3000 से जायद जेमस्टोन्स फरोख्त करने के बाद सैफ अली के पास 21,000 से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स थे। ये 100 आदमियों की टीम के आलात को बेहतर बनाने के लिए काफी से ज्यादा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के सैफ अली ने 10,000 मैजिक क्रिस्टल्स को माना वाटर में तब्दील कर दिया। अपनी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए सैफ अली के पास इकार्सिस हार्ट की डिवाइन प्रोविडेंस भी थी। उसने महारत को चालू करने के लिए लाइफ फोर्स के 200 यूनिट्स की सरमायाकारी भी की थी, जिससे इसे मिलने वाली किस्मत की मिकदार में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हुआ और साथ ही महारत के दौरानिये में इजाफा और उसके कोल डाउन में कमी आई। फिर इसने अपने सामने मौजूद हर आले को मजबूत बनाना शुरू किया। इसके इंतजार में तकरीबन 1000 आलात थे। जब डिवाइन प्रोविडेंस नाफिज अल अमल थी, उसकी बेहतरी की निस्फ से ज्यादा कोशिशें कामयाब हो गई थीं। खुशकिस्मती से बाकी निस्फ के ज्यादातर हिस्से के लिए कुछ नहीं बदला था। सिर्फ 100 से जायद टुकड़ों पर लानत की गई थी और उन्हें कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ताहम इस वरा मुहिम जो टीम के पास बचाने के लिए काफी आलात थे। जब तक सैफ अली ने तमाम 100 खिलाड़ियों के आलात को बेहतर बनाना खत्म किया, इसने कल 18,650 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च कर दिए थे। अगर सिक्कों में तब्दील किया जाए तो ये 5,595 सोना होगा। अगर मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को मालूम हुआ कि सैफ अली ने सिर्फ 24 घंटे के लिए आलात के एक ग्रुप को बेहतर बनाने के लिए 18,650 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च किए, तो वो इसे कोसगे और इसे पागल कहेंगे। उसने इतने मैजिक क्रिस्टल्स खर्च किए थे जितने तीसरे दर्जे के गिल्ड का पूरा जखीरा होता है। ताहम सैफ अली ने खास तौर पर लागत की परवाह नहीं की। जब वो हमला आवर टीम के आलात में मसरूफ था, उसने मजीद 5,000 के करीब आइस रेसटनस क्रिस्टल्स फरोख्त किए थे और तकरीबन 35,000 मैजिक क्रिस्टल्स कमाए थे। उस वक्त वो मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने से ज्यादा तेजी से कमा रहा था। एक बार जब इसने हमला आवर टीम के आलात के साथ काम खत्म कर लिया, तो सैफ अली ने हमला आवर टीम को बुलाया। इन आलात को तकसीम करें। अगर कोई मसला नहीं है तो हम फौरन रवाना होंगे, सैफ अली ने पूरी टीम के आलात लाइफ लेस थोरन के हवाले करते हुए कहा। जब लाइफ लेस थोरन को आलात मिले और उसने अशिया का मुआयना किया तो उसका दिमाग सुन हो गया। कमांडर, अपने क्या क्या आलात की खुसूसियात में इतना ज्यादा इजाफा हो गया है। लाइफ लेस थोरन बता सकता था कि सैफ अली ने इसे जो ज्यादातर अशिया दी थीं वो वही अशिया थीं जो उसने पहले सवार्ड्समैन को दी थीं। फिर भी खुसूसियात में एक बड़ी तब्दीली आई थी। उसने पहले कभी ऐसी किसी चीज के बारे में सुना भी नहीं था। मैंने सिर्फ उन्हें कदरे बेहतर किया और हर आले को आर्जी तौर पर 15% खुसूसियत का इजाफा दिया, सैफ अली ने कहा। वो असल में माना स्टोन्स के साथ आलात को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास काफी मैजिक क्रिस्टल्स नहीं थे, लिहाजा इसे फी अलहाल कमजोर वर्जन पर इक्तिफा करना पड़ा। 15%। एक लम्हे के लिए लाइफ लेस थोरन ने सोचा कि क्या उसने गलत सुना है। अगर किसी आले को एक ही दर्जे से अपग्रेड किया जाए तो उसकी बुनियादी खुसूसियात में तकरीबन 15% बेहतरी आएगी। दूसरे लफ्जों में, सैफ अली ने मुअस्सिर तरीके से हमला आवर टीम के मजमूई आलात के मयार को एक पूरे दर्जे तक बढ़ा दिया था। मजीद बड़ा बेहतरी बुनियादी खुसूसियात तक महदूद नहीं थी। यहाँ तक कि आलात की महारतों को भी 15% तक अपग्रेड किया गया था। जब हमला आवर टीम के अराकीन को आलात मिले तो वो अशिया को हैरत से देखे बगैर न रह सके। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि क्या ये वही अशिया थीं जो उन्होंने असल में पहनी थी। चैप्टर 1766 इस वरा की आमद। ओल्ड विंड सिटी, सोनोरफिट। सोनोरफिट एक पहाड़ी सिलसिला था जो कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसने कोल्ड विंड सिटी को दूसरे शहरों से मिलाने वाला रास्ता मसदूद कर रखा था। जैसे जैसे खिलाड़ी पहाड़ी सिलसिले की गहराई में जाते, उनका सामना मजीद ताकतवर दरिंदों, यहाँ तक के लेवल 100 से ऊपर के बासिस से होता था। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे मौजूदा खिलाड़ी यूं ही इत्तेफाकना दरियाफ्त कर सके। गेम के इस मरहले पर कोल्ड विंड सिटी से दूसरे शहरों तक सफर करने का वाहिद काबिले अमल तरीका सोनोरॉन में दाखिल होना और वहां मौजूद टेलीपोर्टेशन डिवाइस को फाल करना था। ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस सोनोरफिट की दूसरी जानिब मौजूद एक टेलीपोर्टेशन इरे से मुंसलिक थी। सब खत हासिल करने और दूसरों से पहले दीगर खतों तक पहुंचने के लिए
कोल्ड विंड सिटी में मौजूद मुख्तलिफ अल्फाडुंचरर टीमों और गिल्ड्स ने सुनोरॉन की जानिब अपनी टीमें रवाना कर दी थीं और वो दीवाना वार्स पर छापे मार रहे थे। फ्रास्ट एप्स सारा साल सुनोरॉन के अतराफ पर काबिज रहते थे। फ्रास्ट एप्स न सिर्फ फुर्तीले थे बल्कि वो खुद को मुसल्लह करना और इंसानों की तरह लड़ना भी जानते थे। इस हकीकत को शामिल करते हुए कि वो सर्द माहौल के आदी थे, वो इंतहाई आला जंगी ताकत के हामिल थे। मजीद बरा सुनोरॉन के अर्द गिर्द सबसे कमजोर फरास्ट ऐप एक लेवल 55 का चीफ टीम था, जबकि अक्सरियत लॉर्ड्स पर मुश्तमिल थी। सुनोरॉन में घूमने वाले हर फरास्ट ऐप के गश्ती दस्ते का रहनुमा तो ग्रेट लॉर्ड के दर्जे पर फाइज था। चूंकि सुनोरॉन का इलाका फरास्ट ऐप्स का मस्कन था, इसलिए खंडर के अर्द गिर्द फरास्ट ऐप्स की एक बहुत बड़ी तादाद पाई जा सकती थी। मजीद बरा जैसे जैसे खिलाड़ी सुनोरॉन के करीब पहुंचते, उनका सामना ज्यादा ताकतवर फरास्ट ऐप से होता था। एक आम 100 रुकनी इलियट टीम के पास सुनोरॉन के करीब पहुंचने का भी तकरीबन कोई इम्कान नहीं था, जिसे फरास्ट ऐप्स भी एक ममनुआ सरजमीन समझते थे। तहखाने को चैलेंज करना तो दूर की बात है। इसी असना में कुछ फासले पर एक 100 रुकनी टीम तेजी से सुनोरॉन के करीब पहुंची। दर्जनों फरास्ट ऐप्स ने टीम पर हमला कर दिया, जिनमें 5 ग्रेट लॉर्ड्स और 1 दर्जन से जायद लॉर्ड्स शामिल थे। ताहम इतनी बड़ी ताकत के बावजूद 100 रुकनी टीम ने दरिंदों को एक तरफ धकेल दिया और बआसानी आगे बढ़ती रही। ये देखकर आगे बढ़ने वाली टीम के पीछे कुछ फासले पर मौजूद दीगर 100 रुकनी टीमें हसद का शिकार हुए बगैर न रह सकें। ताहम अगरचे दूसरी टीमें हासिद थीं, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थीं। इसकी वजह यह थी कि आगे बढ़ने वाली टीम सेंचुरियन डायनेसिटी की मरकजी फोर्स थी। हर रुकन कम से कम लेवल 50 के मिस्र इक्विपमेंट से लैस था, जबकि उनके आधे से ज्यादा आलात लेवल 50 के सकट सिल्वर इक्विपमेंट पर मुश्तमिल थे। चंद सरकर्दा शख्सियात ने तो लेवल 50 के फाइमोल्ड इक्विपमेंट के कुछ हिस्से भी पहन रखे थे। इसके बरक्स दूसरी टीमों के खिलाड़ियों के पास बमुश्किल मुट्ठी भर लेवल 50 के सकट सिल्वर इक्विपमेंट थे। फाइमोल्ड इक्विपमेंट का तो जिक्र ही किया जाए। ये फरास्ट ऐप्स वाकई बहुत जिद्दी है। जब भी हम यहाँ आते हैं तो ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। यहाँ तक कि जब हम उनमें से एक को मार देते हैं तो दूसरा इसकी जगह ले लेता है। सिर्फ सुनोरॉन में दाखिल होने पर ही हमारा काफी ज्यादा स्टेमिना और कंसंट्रेशन खर्च हो जाता है। एक लेवल 53-2 के शील्ड वॉरियर ने शिकायत की। इस वक्त शील्ड वॉरियर ने अपनी गहरे सुरमई रंग की टावर शील्ड का इस्तेमाल करते हुए लेवल 57 के 3 ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले फरास्ट ऐप कैप्टन्स को रोके रखा था। अगरचे शील्ड वॉरियर ने शिकायत की, लेकिन इसके कदम कभी नहीं रुके। इसने तीनों फरास्ट ऐप कैप्टन्स पर मुसलसल अपना एग्रो बरकरार रखा और ग्रेट लॉर्ड्स को अपनी टीम की दिफाई लाइन तोड़ने और पिछली लाइन के खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाने से रोके रखा। हम तकरीबन दाखिली दरवाजे पर हैं। रेंजड यूनिट, रास्ता खोलने की तैयारी करो। बाकी सब आगे बढ़ने की तैयारी करें। हम इस बार फ्रास्ट ऐप चीफ टीम से निपटने में बहुत ज्यादा स्टेमिना जाया नहीं कर सकते। आज हमें हर सूरत पहली जेरे जमीन मंजिल को उबूर करना होगा। एक लेवल 53-2 के बरसरिकर ने, जिसके हाथ में एक बड़ी चांदी की ग्रेट सौरभ थी, अकेले ही एक फरास्ट ऐप कैप्टन से लड़ते हुए चिल्ला कर कहा। इसकी 2 स्किल्स की ताकत के सामने ग्रेट लॉर्ड पीछे हटने पर मजबूर हो गया। बरसरिकर के अर्द गिर्द मौजूद खिलाड़ी उसकी दिखाई गई ताकत से मरूब थे। ये 2 बरसरिकर कोई और नहीं बल्कि सकाई सलासर था, जो सेंचुरियन डायनेसिटी का गिल्ड लीडर और कोल्ड विंड सिटी के टॉप 10 माहिरीन में से एक था। इसी असना में सेंचुरियन डायनेसिटी की टीम से तकरीबन 500 गज के फासले पर एक फरास्ट ऐप, जो दूसरों से दुगना बड़ा था, इस लड़ाई को देख रहा था। इस देवहकल फरास्ट ऐप ने फटी पुरानी ज़रा बख्तर पहन रखी थी और उसके हाथों में दोहरी तलवारें थीं। फरास्ट ऐप चीफ टीम ह्यूमना कुर्रीचर, ग्रैंड लॉर्ड, लेवल 58, HP 60-000/00000000। फ्रास्ट ऐप चीफ टीम सुनोरॉन का गैर सरकारी दरबान था। ग्रैंड लॉर्ड हर इस खिलाड़ी पर हमला कर देता था जो तहखाने के करीब जाने की कोशिश करता था। फ्रास्ट ऐप चीफ टीम की वजह से खंडर की जानिब जाने वाली बहुत सी टीमों की मुहिम्मात वहां पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि मुख्तलिफ गिल्ड्स की मरकजी फोर्सेस भी इस दरिंदे से निपटना नापसंद करती थी। चूंकि एक कदीम जादुई ईरे, जो स्टेमिना और कंसंट्रेशन के इस्तेमाल को बढ़ा देता था, ने सुनोरॉन के अतराफ को घेर रखा था, इसलिए अगर खिलाड़ी फरास्ट ऐप कैप्टन से लड़ते तो वो उन वसाइल की एक काबिले जिक्र मिकदार खो देते।
यहां तक कि अगर वो बगैर किसी पेचीदगी के ग्रैंड लॉर्ड को शिकस्त दे भी देते, तब भी उन्हें सोनोरॉन को चैलेंज करने में ज्यादा मुश्किल पेश आती। लिहाजा मुख्तलिफ गिल्ड्स ने हमेशा ग्रैंड लॉर्ड से बचने और किसी भी गैर जरूरी स्टेमिना और कंसंट्रेशन के ज़िया को कम करने की कोशिश की ताकि वो तहखाने पर तवज्जो मरकूज कर सकें। जैसे ही सेंचुरियन डायनेसिटी की मरकजी फोर्स फरास्ट एप चीफ टीम के 100 गज के दायरे में दाखिल हुई, ग्रैंड लॉर्ड ने धाड़ते हुए टीम पर धावा बोल दिया। ग्रेट लॉर्ड रैंक के 9 फ्रास्ट एप गार्ड्स भी इसके बिल्कुल पीछे थे। क्विकसैन, चीफ टीम को रोको, दूसरे एमटीज गार्ड्स को संभालो, रेंजेड यूनिट गार्ड्स को पीछे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, बाकी सब खंडर में दाखिल हो जाओ, सकाई सलासर ने उजलत में चिल्वा कर कहा। एक जंगी नारे के साथ क्विकसैन, जो कि लेवल 53 तो 2 का शील्ड वॉरियर था, ने फरास्ट एप चीफ टीम के करीब आते हुए वार को रोकने के लिए अपनी शील्ड उठाई, जिससे इसके बाजुओं के पट्टे उभर आए। बूम! क्विकसैन को फौरी तौर पर 5 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया और उसके सर के ऊपर 10,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। इसी असना में फ्रास्ट एप चीफ टीम का हमला अचानक रुक गया था। ताहम ये देख कर के इसका पहला हमला नाकाम हो गया है, ग्रैंड लॉर्ड ने अपनी दूसरी तलवार घुमाई। तेजी से रद्दे अमल जाहिर करते हुए क्विकसैन ने अपनी शील्ड को तिरछा किया और हमले का रुख मोड़ दिया, जिससे ताकत का एक बड़ा हिस्सा कम हो गया। इस वक्त दूसरे एमटीज और सकाई सलासर ने करीब आते हुए फरास्ट एप गार्ड्स पर हमला कर दिया। टीम के रेंजेड खिलाड़ियों की मुश्तरका बमबारी के तहत टीम ने फरास्ट एप गार्ड्स की नाकाबंदी को तोड़ दिया और सोनोरॉन में दाखिल होने का रास्ता खोल लिया। तकरीबन 2 मिनट के बाद टीम ने बिलाखिर फरास्ट एप कैप्टन और गार्ड से पीछा छुड़ा लिया और सोनोरॉन में दाखिल हो गई। टीम के दाखिले ने ग्रैंड लॉर्ड और ग्रेट लॉर्ड्स को भी अपना ताकुब तर्क करने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर तहखाने में दाखिल होने की तैयारी करने वाली दूसरी टीमों पर हैरत और हसद तारी हो गया। उन्हें शक था कि वो इतनी आसानी से फरास्ट एप चीफ टीम को उबूर कर सकेंगे, और वो जानते थे कि अगर उन्होंने कोशिश की तो उन्हें कुछ जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। सब लोग आराम कर लें, हम 1 मिनट में पहली ज़ेरे ज़मीन मंजिल में दाखिल होंगे, सकाई सलासर ने अपनी टीम के अरकान पर नजर दौड़ाते हुए हुक्म दिया। इस लड़ाई के दौरान टीम के हर रुकन ने अपनी HP और माना की एक काबिले जिक्र मिकदार खो दी थी। ये सुनकर सेंचुरियन डायनेसिटी के अरकान ने सिक्का सांस लिया। वो इस बात पर भी खुश थे कि उन्होंने पिछले दौरे की निस्बत इस बार फरास्ट एप चीफ टीम को बहुत आसानी से उबूर कर लिया था। अब उनके पास पहली मंजिल को क्लियर करने का ज्यादा इम्कान होगा। जब सेंचुरियन डायनेसिटी के खिलाड़ी आराम कर रहे थे तो उन्होंने सोनोरॉन के बाहर से मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनी। मजीद बड़ा, जैसे जैसे सेकंड्स गुजरते गए आवाज बुलंद होती गई। क्या जाहिल नए आने वालों का एक और गिरोह अंदर दाखिल होने के लिए हमारी कोशिशों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? जमीन पर आराम करते हुए सकाई सलासर ने तंजिया अंदाज में एक आंख खोलकर कहा। यह पहला मौका नहीं था जब उनकी टीम को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। अगरचे उनकी टीम ने तहखाने में दाखिल होते वक्त फरास्ट एप चीफ टीम के दिफा में एक खला जाहिर कर दिया था, लेकिन घुसने वालों को रोकने में ग्रैंड लॉर्ड की नाकामी बिलाखिर इसे गुस्सा दिला देगी। गुस्से की हालत में फ्रास्ट एप चीफ टीम की ताकत और रफ्तार में नुमाया इजाफा हो जाएगा। फ्रास्ट एप गार्ड्स की ताकत में भी इजाफा हो जाएगा। उसने बिलाशुबा सोनोरॉन में दाखिल होने की मुश्किल को बढ़ा दिया था। सोनोरॉन में दाखिल होने का सही तरीका यह होगा कि फरास्ट एप चीफ टीम और फरास्ट एप गार्ड्स के पुरसुकून होने तक इंतजार किया जाए। ये जाहिल नए आने वाले एक बड़ी हैरानी का सामना करने वाले हैं। मेरा अंदाजा है कि उनकी पूरी टीम का सफाया हो जाएगा। यहाँ तक के बास क्विकसैन भी फ्रास्ट एप चीफ टीम के पागल हो जाने के बाद इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। इससे इन लोगों को सबक मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बाहर मौजूद दूसरी टीमों को हमारे पीछे खंडर में घुसने के बजाय बैठे और इंतजार करते हुए नहीं देखा? जब सेंचुरियन डायनेसिटी के अरकान नए आने वालों के बारे में बातचीत कर रहे थे, सोनोरॉन के बाहर लड़ाई की आवाजें मजीद शदीद हो गईं। ताहम 30 सेकंड के बाद सोनोरॉन में खामोशी छा गई। ऐसा लगता है कि उनका सफाया हो गया है। लड़ाई यकीनन जल्दी खत्म हो गई। जैसे ही इलाका खामोश हुआ, सेंचुरियन डायनेसिटी के कुछ अरकान ने अफसोस का इजहार किया, जबकि दीगर ने तमस्खुर उड़ाते हुए कहे लगाए। ठीक है, चलो रवाना होने की तैयारी करते हैं। सकाई सलासर ने यह देखते हुए कहा कि इसकी टीम ज्यादातर बहाल हो चुकी है।
जैसे ही टीम के अरकान खड़े होने और पहली ज़ेरे ज़मीन मंजिल की तरफ बढ़ने लगे, एक टीम सुनोरॉन के खस्ता हाल दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। ताहम छापामार टीम की तवक्कुआत के बरक्स इन नए आने वालों ने बमुश्किल ही कोई HP खोई थी। उनका खस्ता हाल नजर आना तो दूर की बात है, मजीद बड़ा, टीम के पास अब भी अपने तमाम 100 अरकान मौजूद थे। ये क्या हो रहा है? स्काई सलासर ने फटी हुई आंखों से इस महफूज 100 रुकनी टीम को घूरा। सेंचुरियन डायनेसिटी के दीगर अरकान ने भी नए आने वालों को मुंह खोले हैरत से देखा। वो बस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो इस गजबनाक फ्रॉस्ट एप चीफ टीम के बारे में बात कर रहे थे। ये लोग कौन हैं? रुको, क्या वो इसवरा का लाइफलेस थोरन नहीं है? ये इसवरा अल्फाडुंचरर टीम है। इसी असना में सेंचुरियन डायनेसिटी के अरकान पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली और दीगर उनके पास से गुजरकर सुनोरॉन की पहली मंजिल में दाखिल हो गए और हक्का बक्का गिल्ड मेंबर्स को अपने पीछे छोड़ गए। चैप्टर 1767 हीरो मोड। खामोश खस्ता हाल में सेंचुरियन डायनेसिटी के अरकान सिर्फ इस वक्त अपनी हैरत से बाहर आए जब सैफ अली और उसकी टीम पहली ज़ेरे ज़मीन मंजिल में दाखिल हो चुकी थी। कितने ताकतवर! वो दरअसल गजबनाक फ्रॉस्ट एप चीफ टीम का सामना करने के बावजूद खंडर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि वो तीसरी ज़ेरे ज़मीन मंजिल तक क्यों पहुंच सकते हैं। वो यहाँ दोबारा क्यों आए हैं? क्या वो कुछ देर पहले ही आराम करने के लिए वापस नहीं गए थे? वो इसवरा का कमांडर है जो टीम की क़ियादत कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसवरा का इस छापे में अपनी पूरी ताकत लगाने का इरादा है। ये दिलचस्प होने वाला है। मैंने सुना है कि हैकेट ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ सुनोरॉन पर छापा मारना शुरू कर दिया है और वो पहले ही चौथी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मैं हैरान हूं कि इसवरा की छापामार टीम कैसी कारकर्दगी दिखाएगी। अगरचे इसवरा ताकतवर है, लेकिन ये सुनोरॉन है जहां इनफरादी ताकत से ज्यादा एक टीम की मजमूई ताकत अहमियत रखती है। मैंने सुना है कि हैकेट की मरकजी शाख ने छापे में गिल्ड की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अपने काफी माहिरीन को रवाना किया है। मजमूई ताकत के लिहाज से हैकेट की छापामार टीम को इसवरा की टीम से कहीं ज्यादा बरतर होना चाहिए। इसवरा को मुमकिना तौर पर अपनी खोई हुई साख बहाल करने में मुश्किल पेश आएगी। बेशक सुनोरॉन की मुश्किल हर मंजिल के साथ कई गुना बढ़ जाती है। इसवरा की टीम अब कई दिनों से तीसरी ज़ेरे ज़मीन मंजिल पर फंसी हुई है। यहाँ तक कि अगर इसवरा का कमांडर छापे में शामिल हो भी जाए तब भी वो शायद तीसरी मंजिल के बास को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगे। सेंचुरियन डायनेसिटी के अरकान ने इसवरा के अरकान को जाते हुए देखकर बहस की। अगरचे इसवरा अल्फाडुंचरर टीम ने अब तक खौफनाक ताकत का मुजाहिरा किया था, लेकिन ये अब भी सिर्फ एक अल्फाडुंचरर टीम थी। इसकी बुनियादों का हैकेट से कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता था। इसवरा का इरादा फर्स्ट क्लियर के लिए हैकेट से मुकाबला करने का है। स्काई सलासर ने सैफ अली के ग्रुप को गायब होते देखकर मुस्कुराहट जाहिर की। ऐसा लगता है कि हमें इस सूरत हाल का फायदा उठाना पड़ेगा। स्काई सलासर की भी यही राय थी कि सुनोरॉन के फर्स्ट क्लियर की जिदोजहद में इसवरा हैकेट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह थी कि इसने पहले ही हैकेट के हवाले से कुछ अंदरूनी मालूमात हासिल कर ली थी, इसलिए वो जानता था कि इसकी मौजूदा छापामार टीम कितनी ताकतवर थी। टीम में अकेले 19 ट्रडो के खिलाड़ी थे और गिल्ड ने छापे के लिए अपने ज्यादातर आला जंगजुओं को इकट्ठा कर लिया था। इसी असना में सैफ अली समेत इसवरा की छापामार टीम में 13 ट्रडो के खिलाड़ी थे। इनमें से 3 को हाल ही में तरक्की दी गई थी। सिर्फ ट्रडो के जंगजुओं के लिहाज से हैकेट को इसवरा पर काफी बरतरी हासिल थी। ये कहना दुरुस्त था कि इसवरा अल्फाडुंचरर टीम के पास हैकेट तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ताहम अगर इसवरा बराबरी करना चाहता था तो उसके पास इख्तियारात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए थे। ये अपने ट्रडो के माहिरीन की तादाद में इजाफा कर सकता था, लेकिन इतने कम वक्त में ऐसा करना नामुमकिन था। अपने ट्रडो के खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाने का वाहिद दूसरा तरीका बैरूनी मदद हासिल करना था। इसी असना में सेंचुरियन डायनेसिटी के पास गोल्ड विंड सिटी में ट्रडो के माहिरीन की दूसरी सबसे बड़ी तादाद थी, जो कि कल 3 थी। दूसरे गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों के पास तो एक भी नहीं था। इसवरा अपनी टीम में ट्रडो के खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाने के लिए यकीनी तौर पर सेंचुरियन डायनेसिटी के साथ ताउन की कोशिश करेगा। फितरी तौर पर हैकेट भी ऐसा ही करेगा। आखिरकार अगर इसवरा ने 3 इजाफी ट्रडो के खिलाड़ियों की मदद हासिल कर ली तो अल्फाडुंचरर टीम एक अहम खतरा बन जाएगी।
जैसे ही इसवरा एडवेंचर टीम सुनोरॉन में दाखिल हुई, कारंज, जो उस वक्त चौथी जेरे जमीन मंजिल पर लड़ रहा था, को इसवरा की वापसी की खबर मिली। उन्होंने अपनी साख बहाल करने में मदद के लिए अपने कमांडर को राजी कर लिया है। कारंज अपने मातहत की भेजी गई रिपोर्ट पढ़कर हंसे बगैर न रह सका। बदकिस्मती से इसवरा अल्फाडुंचरर टीम के पास अब कोई मौका नहीं है। हैकेट सुनोरॉन के फर्स्ट क्लियर पर दावा करेगा। सुनोरॉन पर छापा मारना कोई आसान काम नहीं था। खिलाड़ियों को हर मंजिल पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था और उन्हें आगे बढ़ने के मुख्तलिफ तरीके तलाश करने पड़ते थे। मजीद बरा, जैसे जैसे खिलाड़ी खंडर में नीचे उतरते, न सिर्फ उन्हें ज्यादा ताकतवर गार्डियन बासिस का सामना करना पड़ता, बल्कि बासिस के दोबारा पैदा होने की शरह भी तवील हो जाती। पहली और दूसरी जेरे जमीन मंजिलों के बासिस बिलतरतीब 1 और 2 घंटे में दोबारा पैदा होते थे। ताहम तीसरी मंजिल पर दोबारा पैदा होने का वक्त बढ़कर 4 घंटे हो जाता था। चूंकि चौथी मंजिल आखिरी मंजिल से 1 कदम दूर थी, इसलिए इसके गार्डियन बास को दोबारा पैदा होने के लिए 48 घंटे दरकार होंगे। सिस्टम ने इतने तवील रेस्पान औकात इसलिए मुकर्रर किए थे ताकि दूसरी टीमों को छापे में खलल डालने से रोका जा सके। इसके अलावा सुनोरॉन का फाइनल बास नाकाबिले यकीन हद तक सख्त था और उस पर छापा मारने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार था। इसी असना में हैकेट की टीम पहले ही चौथी मंजिल के बास की HP को 50% तक कम कर चुकी थी। बुनियादी तौर पर यह छापा उनकी मुट्ठी में था और वो तकरीबन यकीनी तौर पर 5वीं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यहां तक कि अगर इसवरा चौथी मंजिल तक पहुंच भी गया, तब भी अल्फाडुंचरर टीम की कोशिशें रायगा जाएंगी। इसवरा न सिर्फ चौथी मंजिल के बास के बारे में जानने में नाकाम रहेगा, बल्कि इसे बास के दोबारा पैदा होने के लिए पूरा 1 दिन भी ज़ाय करना पड़ेगा। इस दौरान हैकेट की टीम फाइनल बास पर तहकीक कर सकती थी और इसे शिकस्त देने का तरीका तलाश कर सकती थी। दूसरे लफ्जों में, इसवरा की छापामार पेशरफ्त हैकेट से कम अज कम 2 दिन पीछे रह जाएगी। ये पाटिन्ना कोई आसान फासला नहीं था। मजीद बरा, हैकेट के कुछ माहिरीन जो अपनी ट्रेडो की तरक्कियों को चैलेंज करने के लिए गए थे, उन्हें टीम के फाइनल बास पर छापा मारने से पहले अपनी प्रमोशन कोर्स मुकम्मल करके गिल्ड में वापस आ जाना चाहिए। फिर हैकेट की टीम में और भी ज्यादा ट्रेडो के खिलाड़ी होंगे। इसी असना में सैफ अली और उसके साथी सुनोरॉन की पहली जेरे जमीन मंजिल के टेलीपोर्टेशन हॉल में मौजूद वाहिद टेलीपोर्टेशन इरे पर खड़े थे। मुअज़्ज़ज़ मुहिम जोआ, अब में से कुछ के पास पहले ही तीसरी जेरे जमीन मंजिल का निशान मौजूद है। अब बराह रास्त तीसरी जेरे जमीन मंजिल पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ताहम गार्डियन बास का दोबारा पैदा होना अभी बाकी है। क्या आप अब भी तीसरी जेरे जमीन मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं? टेलीपोर्टेशन इरे के पास खड़े एक बुजुर्ग की शफाफ रूह ने सैफ अली के ग्रुप से पूछा। ये अभी तक दोबारा पैदा नहीं हुआ। सैफ अली ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। उसने फिर बात जारी रखी, तो फिर हमें तीसरी जेरे जमीन मंजिल के हीरो मोड में भेज दो। सैफ अली के इस ऐलान ने इसकी टीम के अरकान को दंग कर दिया। कमांडर, वो हीरो मोड है? लाइफलेस थोरन जब सैफ अली को हीरो मोड का इंतखाब करते हुए सुना तो घबराए बगैर न रह सका। सुनोरॉन एक खास रीजनल डनलूजन था जिसकी मुश्किल की 2 तरतीबत थीं, नॉर्मल और हीरो। ये दोनों मोड्स आजाद थे और खिलाड़ियों को उनके मुंतखब करदा मोड के लिहाज से मुख्तलिफ जगहों पर भेजा जाता था। ताहम अगली मंजिल तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को सिर्फ नॉर्मल मोड क्लियर करने की जरूरत थी। बेहतर ड्रॉप्स के अलावा हीरो मोड ने कोई और फवाइद पेश नहीं किए। ताहम ये मोड नॉर्मल मोड से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सबसे अहम बात यह है कि हर कोशिश के बाद खिलाड़ियों को पूरे 1 हफ्ते तक इस मुश्किल को चैलेंज करने से रोक दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि इसवरा के अरकान अपने कमांडर को रोक पाते, सैफ अली ने तीसरी जेरे जमीन मंजिल के हीरो मोड में टेलीपोर्टेशन की तस्दीक कर दी। पलक झपकते ही टीम हीरो मोड की तीसरी जेरे जमीन मंजिल पर पहुंच गई। अर्द गिर्द नजर दौड़ाने पर टीम को मंजिल पर कोई दरिंदा घूमता हुआ नजर नहीं आया। इसके बजाय एक 8 मीटर लंबा 6 बाजुओं वाला फरास्ट ऐप खामोशी से मरकज में खड़ा था। इस बिन मांस के हर हाथ में एक लंबी तलवार थी। इसी असना में एक जादुई रुकावट ने चौथी जेरे जमीन मंजिल के दरवाजे को सील कर दिया था। ये नॉर्मल मोड जैसा बिल्कुल नहीं था। फ्रॉस्ट ऐप वॉरलॉर्ड, ह्यूमना क्रीचर, स्पेशलाइज्ड इरकाइक स्पेशीज, ग्रैंड लॉर्ड, लेवल 63।
HP 160-000-160-000-000। फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड की खुसूसियात देखकर खिलाड़ियों के मुंह से हामने की आवाजें निकल गईं। हार्ड मोड का फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड नॉर्मल मोड के बाद से कहीं ज्यादा मजबूत था। नॉर्मल मोड में फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड सिर्फ एक लेवल 62 का ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाला एरिकाइक स्पेशीज था। इसकी HP भी सिर्फ 12 करोड़ थी और उसके 4 बाजू थे। ताहम उनके सामने मौजूद फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड न सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड एरिकाइक स्पेशीज था, बल्कि इसके 6 बाजू और 16 करोड़ HP भी थी। मौजूद खिलाड़ियों में से सिर्फ सैफ अली ने अपना सुकून बरकरार रखा। दूसरे खिलाड़ी हीरो मोड रीजनल डनलूजन से खौफजदा हो सकते थे, लेकिन सैफ अली, जिसने माजी में उदर वर्ल्ड्स के हीरो मोड रीजनल डनलूजन्स पर छापे मारे थे, जानता था कि इस मोड और नॉर्मल मोड के दरमियान मुश्किल का ज्यादा फर्क नहीं था। तह खाने के अंदर मौजूद दरिंदों की जंगी ताकत में सिर्फ 20% से 30% तक का इजाफा होगा। इनकी HP में भी सिर्फ 30% से 50% के दरमियान इजाफा होगा। अब जबकि इसकी टीम की बुनियादी खुसूसियात में 15% का इजाफा हो चुका था, सोनोरॉन के हीरो मोड को क्लियर करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं था। मजीद बरा, वो असल में सोनोरॉन के हीरो मोड पर छापा मारना चाहता था। वो अपने मंसूबों को तेज कर रहा था। एक स्पेशलाइज्ड एरिकाइक स्पेशीज फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली ने हथियारों का एक गुच्छा निकाला और उन्हें अपनी टीम के अरकान के हवाले कर दिया। अब से हर कोई वो हथियार इस्तेमाल करेगा जो मैं आपको दूंगा और मेरी हिदायत सुनेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे और हथियारों को लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अलिफाडुंचरा टीम से निकाल दूंगा। सैफ अली का अज़्म सुनकर इसके साथी काम पे बगैर न रह सके। ताहम हथियार मिलने पर लाइफ लेस थोरन और इन दीगर अरकान के अलावा जिन्होंने गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम का दौरा किया था, इन खिलाड़ियों ने हैरत से सांसें खींच ली। सैफ अली ने उन्हें जो हथियार दिए थे उनकी खुसूसियात महज हैरत अंगेज थीं। ये नए हथियार उनके मौजूदा हथियारों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। जैसे ही उन्होंने सैफ अली को हथियार बांटते हुए देखा, लाइफ लेस थोरन और दीगर जो काफी परेशान थे, खुशी से खिल उठे। दूसरों को शायद इस बात का अंदाजा न हो कि यह हथियार कितने ताकतवर थे, लेकिन वो जानते थे ये माना वेपन्स उनकी जंगी ताकत को ड्रामाई तौर पर बढ़ा सकते थे और उन्हें ऐसी ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते थे जो ट्रस्ट से तजावुज कर सकती थी। अब वो बगैर किसी खौफ के एक मतक दरिंदे का भी मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले स्पेशलाइज्ड एरिकाइक स्पेशीज का तो जिक्र ही किया जाए। बदकिस्मती से चूंकि माना वेपन्स लामहदूद नहीं थे, इसलिए उन्हें लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब जबकि हर एक के पास माना वेपन है, तो चलो काम शुरू करते हैं। सोलिटरी, तुम छापा शुरू करोगे? सैफ अली ने सबके मुनासिब तरीके से लैस होने के बाद हुक्म दिया। अभी करता हूं। सोलिटरी 9 ने अपने होठ चाटे और जोशो खरूश से फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड पर हमला कर दिया। चैप्टर 1768 सौखम की ब्लेड। धाड़। जैसे ही सोलिटरी 9 फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड के 150 गज के दायरे में आया, ग्रैंड लॉर्ड ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक गजबनाक धाड़ लगाई जो पूरी तीसरी जेरे जमीन मंजिल में गूंज उठी। इसकी चिंगार से जमीन भी कांप उठी। सोलिटरी 9 के इस तक पहुंचने का इंतजार किए बगैर फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड आगे बढ़ा और शील्ड वॉरियर पर हमला करते हुए इसका जिस्म एक ताकतवर आंधी में तब्दील हो गया। पलक झपकते ही ऐप वॉरलॉर्ड सोलिटरी 9 के सामने पहुंच गया और उसने अपनी एक लंबी तलवार शील्ड वॉरियर पर घुमाई। तेजी से रद्दे अमल जाहिर करते हुए सोलिटरी 9 ने अपनी शील्ड को थोड़ा सा ऊपर उठाया और ऐप वॉरलॉर्ड की लंबी तलवार का रुख मोड़ दिया, जिससे हथियार उसके पहलू में जमीन पर जा गिरा। फौरन बाद उसने अपनी एक हाथ वाली कुल्हाड़ी पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और इसे ऐप वॉरलॉर्ड पर घुमाया, जिसके हरकत करते ही कुल्हाड़ी के सिरे पर चांदी के इलाही रौनस नमूदार हो गए। फिर दो सकल एंग्री बिल्लो। अगले ही लम्हे एक हाथ वाली कुल्हाड़ी फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड के दिफा को चीरती हुई इसके जिस्म पर जा लगी। चोट लगने पर ग्रैंड लॉर्ड दर्द से चीख उठा। 51,854। वहां मौजूद हर शख्स उस नुकसान पर हक्का बका रह गया। ये अदद बहुत ही मुज़हका खेज था। इससे पहले जब नॉर्मल मोड के फ्रास्ट ऐप वॉरलॉर्ड का सामना किया गया था, तो सोलिटरी 9 2 सकल का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकता था। अब हीरो मोड वर्जन का सामना करने के बावजूद
उसने दरअसल उस नुकसान को दुगना से भी ज्यादा कर दिया था। चोट लगने के बाद फ्रॉस्ट एप वॉरलॉर्ड गजबनाक हो गया। इस बार उसने सोलिटरी 9 पर अपनी 2 लंबी तलवारें पूरी ताकत से घुमाई। ये देखकर सोलिटरी 9 ने एक घुमावदार छलांग लगाई। इसी वक्त इसकी शील्ड से एक शानदार चमक निकली। एप वॉरलॉर्ड की घुमाई गई दोनों लंबी तलवारें फिर गैर इरादी तौर पर शील्ड को काटने के लिए मुड़ गईं। दो फैसोसकल अटैक रीडायरेक्शन जब फाल किया जाता तो अटैक रीडायरेक्शन हदफ को अपने तमाम हमले सारिफ की शील्ड पर करने पर मजबूर कर देता था। इसी वक्त सारिफ के दिफा में 100% का इजाफा हो जाता और मौसूल होने वाला नुकसान 50% कम हो जाता था। अटैक रीडायरेक्शन एक बहुत ही नायाब फैसोसकल थी। जब दोनों लंबी तलवारें सोलिटरी 9 की शील्ड पर लगे तो उसके सर के ऊपर 600 के 2 नुकसानात जाहिर हुए। शील्ड वॉरियर के लेवल 55 तक पहुंचने के बाद इसकी HP 65,000 से तजावुज कर गई थी। नुकसान की यह मिकदार उसके लिए कुछ भी नहीं थी। एक हेलर उसे जिंदा और सेहतमंद रखने के लिए काफी होगा। जब सोलिटरी 9 अभी हुआ में ही था, उसने इस मौका का फायदा उठाते हुए फ्रॉस्ट एप वॉरलॉर्ड पर एक और वार किया। 49-4-3-1 इस हमले के बाद शील्ड वॉरियर ने एप वॉरलॉर्ड का एग्रो पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया था। अब एप वॉरलॉर्ड की नजरों में सिर्फ सोलिटरी 9 ही मौजूद था। बहुत खूब, बाकी सब लड़ाई में शामिल हो जाएं, सैफ अली ने हुक्म दिया। सैफ अली के हुक्म की तामील करते हुए टीम में मौजूद हर शख्स आगे बढ़ा। सबकत लेते हुए लाइफलेस थोरन ने थ्रस्टिंग सुलट का मुजाहिरा किया और अपनी चमकती हुई 3 माना सपियर को एप वॉरलॉर्ड के एक जोड़ पर घोंप दिया। इस वार ने एप वॉरलॉर्ड की हरकत का रुख जबरदस्ती मोड़ दिया। ग्रैंड लॉर्ड के सर के ऊपर 90,000 से ज्यादा का नुकसान भी जाहिर हुआ। इसी असना में क्लींजिंग विसल, याना और दीगर ट्रदो के खिलाड़ियों ने भी अपने मुतालिका माना वेपन्स की सलाहियतों को मुतहर्रिक किया। उनके हमलों में से हर एक ने 80,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने सोलिटरी 9 और डार्क मैडनेस जैसे MTs की निस्बत कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि अपने माना वेपन की सलाहियत को इस्तेमाल किए बगैर भी वो 40,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकते थे। जहां तक टीम में मौजूद एक के खिलाड़ियों का ताल्लुक है, जब उन्होंने अपने ट्रदो के माना वेपन्स को फाल किया तो वो अपने हमलों से 30,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकते थे। अगर उनके हथियार अपनी गैर फाल हालत में होते तब भी वो हर हमले के साथ 10,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाते थे। इस सूरत हाल ने टीम के हर फर्द को ये महसूस कराया जैसे हीरो मोड के फ्रॉस्ट एप वॉरलॉर्ड से निमटना दरअसल नॉर्मल मोड वाले की निस्बत ज्यादा आसान था। जिसके बाद एप वॉरलॉर्ड की HP तेजी से गिरने लगी और कुछ ही देर बाद 90% तक पहुंच गई। जब उसकी HP 90% पर पहुंची तो उसकी 2 पीसू स्किल्स ने असर दिखाना शुरू कर दिया। फौरी तौर पर टीम के टॉप 20 DPS की अटैक स्पीड 100% कम हो गई। इसी वक्त ग्रैंड लॉर्ड की अटैक पावर और डिफेंस में इजाफा हो गया। सब लोग तवज्जो दें, अपने हथियार की शकल सिर्फ इसी वक्त इस्तेमाल करें जब आपको यकीन हो कि आप बास को निशाना बना सकते हैं। अगर आपको 100% यकीन नहीं है तो बस आम तौर पर हमला करें। डार्क, तुम और सोलिटरी बारी बारी बास की तवज्जो मबजूल करवा जाहिर होने वाले हुजूम को मारने को तरजीह दें। सैफ अली ने टीम चीट के जरिए हिदायत दी। अगरचे उनकी अटैक स्पीड कम हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी अटैक पावर में कमी आई थी। जब तक वो बास पर अपने हमले कर सकते थे, वो अब भी नुकसान पहुंचा सकते थे। जिसके बाद सैफ अली ने ईबीसल करिस को फाल किया, जिससे बास की खुसूसियात में 10% की कमी वाक़ हुई और उसकी टीम को बास के खिलाफ आसानी मिल गई। माना वेपन्स की वजह से अगरचे फ्रॉस्ट एप वॉरलॉर्ड की 2 पीसू स्किल्स ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन टीम में मौजूद एक के खिलाड़ी अब भी अपने हमलों से 10,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने के काबिल थे। वो एक आम ट्रदो के खिलाड़ी से ज्यादा कमजोर नहीं थे। मितजता बास की HP अब भी तेज रफ्तारी से कम हो रही थी। 80, 60, 30। ग्रैंड लॉर्ड की HP कम होने के साथ साथ इसके तेजी से ताकतवर होने के बावजूद वो अब भी इसवरा की टीम का मुकाबला करने में नाकाम रहा, जो मुअस्सिर तरीके से ट्रदो के खिलाड़ियों की 100 रुकनी टीम का मुकाबला कर रही थी। जब एप वॉरलॉर्ड की HP 20% तक गिर गई तो उसने अचानक अपनी 6 लंबी तलवारें हवा में बुलंद की और हथियारों के गिर्द माना की एक बड़ी मिकदार इकट्ठा करना शुरू कर दी।
ये वाज़े तौर पर एक ताकतवर मुआवज़ा इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी कर रहा था, ऐसी चीज जो नॉर्मल मोड के फरास्ट एप वॉरलॉर्ड के पास नहीं थी। सब लोग मेरे मकाम पर जमा हो जाएं। सैफ अली इस सूरत हाल में घबराया नहीं। आखिरकार उसने माजी में कई बार हीरो मोड के बासिस का सामना किया था, लिहाजा इसे तवक्को थी कि फरास्ट एप वॉरलॉर्ड के पास मुआवज़ा होगी। वहां मौजूद हर शख्स एक माहिर था। सैफ अली का हुक्म सुनते ही वो तेजी से इसके गिर्द जमा हो गए। ताहम चूंकि एप वॉरलॉर्ड की शकल का चैनलिंग टाइम सिर्फ 3 सेकंड का था, इसलिए बास की शकल के फाल होने से पहले हर कोई सैफ अली तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका। अगले ही लम्हे ग्रैंड लॉर्ड ने तेजी से अपनी 6 लंबी तलवारें एक साथ लहराएं, जिससे तवानाई की ब्लेड्स हर तरफ उड़ने लगे। इन तवानाई की ब्लेड्स में मौजूद ताकत ने मजबूत पत्थर के फर्श को भी चिकनाचूर कर दिया। इसी असना में तवानाई की ब्लेड्स गायब होने से पहले 100 गज तक उड़ती गईं। 3 खिलाड़ी जो सैफ अली के फाल करदा अलिफाबसलवट डोमेन की हद में आने में नाकाम रहे, वो फौरन मारे गए। बास की मुआवज़ा की खौफनाक तबाहकुन ताकत ने हर जिंदा शख्स की सांसें रोक दी। ताहम अपनी मुआवज़ा इस्तेमाल करने के बाद फरास्ट एप वॉरलॉर्ड एक सुस्त हालत में चला गया और उसकी मूवमेंट स्पीड नुमायां तौर पर कम हो गई। इस सूरत हाल ने इस वरा के अरकान को इस पर ज्यादा आसानी से हमले करने का मौका दिया। 2 मिनट से भी कम वक्त में फरास्ट एप वॉरलॉर्ड सैफ अली के डिवाइन प्रोविडेंस से बड़े हुए हमले के तहत गिर गया और उसकी लाश के गिर्द अशिया का एक ढेर गिर गया। फरास्ट एप वॉरलॉर्ड को मुर्दा देखकर हर कोई अफसोस से आहें भरे बगैर न रह सका। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हीरो मोड के बाद से निपटना इतना आसान होगा। यहां तक कि जब हैकेट की छापामार टीम ने नॉर्मल मोड के फरास्ट एप वॉरलॉर्ड को चैलेंज किया और इसे शिकस्त दी, तो टीम अपने आधे से ज्यादा अरकान खो चुकी थी। दूसरी तरफ उन्होंने सिर्फ 3 जानों की कीमत पर हीरो मोड वर्जन को शिकस्त दे दी थी। अगर बास की मुआवज़ा न होती तो वो शायद एक भी जानी नुकसान उठाए बगैर मंजिल को क्लियर करने में कामयाब हो जाते। गिरने वालों को जिंदा करो। एक बार जब सब सेहतयाब हो जाएंगे तो हम चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल की तरफ जाएंगे, सैफ अली ने हिदायत दी। फिर वो बॉस की लूट मार इकट्ठा करने लगा। अगरचे इसने डिवाइन प्रोविडेंस को फाल कर दिया था, लेकिन आखिरकार फरास्ट एप वॉरलॉर्ड अब भी आइस क्रिस्टल वर्ल्ड का एक दरिंदा था। अमली तौर पर उसकी गिराई गई तमाम अशिया मवाद थी, अगरचे वो एपिक रैंक की थी। सिर्फ 2 अशिया इक्विपमेंट थी, लेवल 50 के फाइनगोल्ड रैंक वाले मजरूबुज और लेवल 50 की फाइनगोल्ड रैंक वाली 2 हाथों वाली कुल्हाड़ी। इसके बावजूद इस लूट मार ने अब भी टीम के बहुत से माहिरीन के मुंह में पानी भर दिया। गिरने वाली 30 से जायद अशिया में से सिर्फ एक ही सैफ अली की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही, सौखम की ब्लेड फॉर्जन डिजाइन। सौखम की ब्लेड एक लेवल 50 का डार्क गोल्ड वेपन था। मौजूदा गार्ड्स डोमेन के लिए, जिसमें टॉप लेवल 50 के हथियारों और आलात की शदीद कमी थी, एक लेवल 50 का डार्क गोल्ड वेपन ज्यादातर खिलाड़ियों की पहुंच से बाहर की चीज थी। लूट मार को समेटने के बाद सैफ अली ने नोट किया कि उसकी टीम पहले ही पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। फिर वो अपनी टीम को चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल की तरफ ले गया। चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल एक भूल भिलियां थी जो जालों से भरी हुई थी, जिसने मंजिल को उबूर करना इंतहाई मुश्किल बना दिया था। भूल भिलियां को दरियाफ्त करने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारने के बाद टीम एक कुशादा हाल के सामने पहुंची। यकीनन यहां भी कोई हुजूम नहीं है। भूल भिलियां के इख्तिताम पर पहुंचने के बाद सैफ अली ने महसूस किया कि यहां की सूरत हाल तीसरी मंजिल जैसी ही थी। यहां बिल्कुल भी कोई आवारा हुजूम नहीं था। अगली मंजिल की तरफ जाने वाले दाखिली दरवाजे पर सिर्फ 2-4 परों वाले गारगोलिस खड़े थे। स्टोन गार्डियन, इरकाइक स्पेशीज, ग्रैंड लॉर्ड, लेवल 66, HP 130-0000/130-0000000। हमें इस मंजिल पर 2 बासेस से निमटने की जरूरत है, सैफ अली ने दोनों गारगोलिस को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। सोलिटरी और डार्क, तुम में से हर एक उन बासेस में से एक का मुकाबला करे। हम टीम को 50-50 के 2 ग्रुपों में तकसीम करेंगे और बासेस पर अलग अलग छापा मारेंगे। दूसरी टीमों को एक साथ 2 बासेस से निमटना सरदर्द का बाइस लग सकता था, लेकिन दोनों स्टोन गार्डियंस इस वरा की मौजूदा छापामार टीम के लिए कोई मसला नहीं थे। रिफाइनमेंट रीलिंग के माहिरीन के तौर पर सोलिटरी 9 और डार्क मैडनेस दोनों अकेले ही ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले इरकाइक स्पेशीज को टैंक करने के मुकम्मल तौर पर अहल थे। जहां तक DPS का ताल्लुक है,
अगरचे टीम के निज डीलर्स को 2 टीमों में तकसीम कर दिया जाएगा, लेकिन वो माना वेपन्स की बदौलत अब भी स्टोन गार्डियंस का मुकाबला कर सकते थे। आखिर में बिल्कुल वैसे ही जैसे सैफ अली ने तवक्को की थी, 20 मिनट गुजरने से पहले ही दोनों स्टोन गार्डियंस इसवरा की छापामार टीम के हाथों गिर चुके थे और सैफ अली की तलवारों के वार से मर गए। मजमूई तौर पर दोनों बासेस ने 30 से ज्यादा अशिया गिराई थीं, जिनमें से कोई भी सैफ अली की तवज्जो हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। लूट मार में सिर्फ काबिले जिक्र अशिया लेवल 50 के इक्विपमेंट के 3 टुकड़े थे, 2 टुकड़े फाइन गोल्ड रैंक के थे, जबकि एक डार्क गोल्ड रैंक वाले चमड़े के जूते थे। तकरीबन 10 मिनट आराम करने के बाद सैफ अली टीम को 5वीं ज़ेरे ज़मीन मंजिल की तरफ ले गया, जो सुनोरॉन की आखिरी मंजिल भी थी। इसी वक्त जब इसवरा की टीम आखिरी मंजिल की तरफ उतर रही थी, अचानक सबके कानों में एक सिस्टम अनाउंसमेंट गूंज उठी। चैप्टर 1769 हीरो मोड फर्स्ट क्लियर। कोल्ड विंड सिटी रीजन सिस्टम अनाउंसमेंट मुबारक हो। हैकेट गिल्ड ने सुनोरॉन के स्टोन गार्डियन को शिकस्त दे दी है और स्टोन हार्ट क्वेस्ट मुकम्मल कर ली है। गिल्ड पॉपुलैरिटी में 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सुनोरॉन की ब्लेसिंग का इनाम दिया जा रहा है। सिस्टम अनाउंसमेंट 3 बार दोहराई गई। इसके मुंदरजात कोल्ड विंड सिटी रीजन में हर खिलाड़ी के कानों में गूंज रहे थे। क्या हैकेट हाल ही में 4थी ज़ेरे ज़मीन मंजिल तक नहीं पहुंचा था? क्या उन्होंने 4थी मंजिल के गार्डियन बास को शिकस्त दे दी होगी? हैकेट बहुत ही हैरत अंगेज है। न सिर्फ इसकी टीम अपनी पहली कोशिश में सुनोरॉन की 4थी ज़ेरे ज़मीन मंजिल तक पहुंची, बल्कि उन्होंने इसके बास को भी शिकस्त दे दी, जैसा कि एक फ्रस्टर्ड गिल्ड से तवक्को थी। दूसरे गिल्ड्स और अल्फाडुंचरा टीमें वाकई उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब जबकि हैकेट की छापामार टीम ने अपनी गिल्ड क्वेस्ट मुकम्मल कर ली है और सुनोरॉन की ब्लेसिंग हासिल कर ली है, तो टीम को सुनोरॉन पर छापा मारने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ऐसा लगता है कि हैकेट इस बार सुनोरॉन का फर्स्ट क्लियर हासिल करने का यकीन रखता है। इस वरा अल्फाडुंचरा टीम काफी काबिले रहम है। अल्फाडुंचरा अलायंस को वसत देने और नायाब मवाद इकट्ठा करने की कोशिशों के बावजूद हैकेट अब भी ज्यादा ताकतवर तंजीम है। अवाम उन्नास ने हैकेट की कामयाबी पर हैरत का इजहार किया। मुख्तलिफ ताकतें जो अब भी सुनोरॉन को चैलेंज कर रही थीं, उन्होंने तहखाने के फर्स्ट क्लियर के लिए मुकाबला तर्क करने पर भी गौर किया। इसी वक्त उन्होंने इसवरा अल्फाडुंचरा टीम के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार किया। लानत हो, चीजें इस तरह कैसे हो गईं? स्काई सलासर ने सिस्टम अनाउंसमेंट पढ़ते हुए तेवरी चढ़ाई। उसने सोचा था कि हैकेट को इसवरा अल्फाडुंचरा टीम पर सिर्फ थोड़ा सा फायदा हासिल है। इसे ये तवक्को नहीं थी कि गिल्ड की छापामार टीम इतनी ताकतवर होगी कि वो एक ही कोशिश में आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। मजीद बरा, हैकेट ने एपिक गिल्ड क्वेस्ट स्टोन हार्ट मुकम्मल कर ली थी। सेंचुरियन डायनेसिटी के पास भी ये गिल्ड क्वेस्ट थी। ताहम क्वेस्ट का इब्तिदाई मरहला इंतहाई पेचीदा था। अब भी सेंचुरियन डायनेसिटी को इब्तिदाई कलेक्शन क्वेस्ट मुकम्मल करना बाकी थी। फिर भी हैकेट ने न सिर्फ इतनी जल्दी इब्तिदाई मरहला मुकम्मल कर लिया था, बल्कि इसने 4थी मंजिल के गार्डियन बास को भी मार डाला था और स्टोन हार्ट हासिल कर लिया था। अब जबकि हैकेट ने स्टोन हार्ट क्वेस्ट मुकम्मल कर ली थी, गिल्ड के हर रुकन को सुनोरॉन की ब्लेसिंग मिलेगी। सुनोरॉन की ब्लेसिंग के साथ न सिर्फ हैकेट के अरकान को सुनोरॉन के अंदर होने पर उनकी बुनियादी खुसूसियात में 8% का इजाफा मिलेगा, बल्कि उन्हें चोट लगने पर 10% कम नुकसान भी पहुंचेगा। इनके स्टेमिना और कंसंट्रेशन के इस्तेमाल में भी 10% की कमी वाक़ई होगी। इसके साथ हैकेट को सुनोरॉन के फाइनल बास से निपटने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसी असना में नॉर्मल मोड सुनोरॉन की 5वीं ज़ेरे ज़मीन मंजिल पर पिछली मंजिलों के बरक्स 4थी मंजिल से नीचे उतरने के फौरन बाद खिलाड़ियों को सीधा एक कदीम मजार की तरफ ले जाया गया। एक 6 मीटर लंबा ढांचा नुमा देव मजार के मरकज में आने वाले खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने के लिए मुंतजिर था। देव की हड्डियों पर मुकद्दस सुनहरी ज़राबख्तर लिपटी हुई थी और एक ग्रेट सौरुड जिससे हल्की सी चमक निकल रही थी, गार्डियन बास के सामने जमीन में धंसी हुई थी। अगरचे ढांचा नुमा देव वहां खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इससे अजमत और ताकत का एक नाकाबिले बयान एहसास झलक रहा था। स्केल्टन किंग इन डेड स्पेशलाइज्ड एरकाइक स्पेशीज ग्रैंड लॉर्ड लेवल 65 HP 220 000/220/0000000। उस वक्त खिलाड़ियों का एक ग्रुप पुरज़्म तासुरात के साथ मजार के बाहर खड़ा था।
ये ग्रुप कोई और नहीं बल्कि हैकेट की मरकजी फोर्स थी। बहुत खूब। अब जबकि हमने अपनी क्वेस्ट मुकम्मल कर ली है और सोनोरॉन की ब्लेसिंग हमारे हाथ में है, तो हम मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। हम दिफा को तरजीह देंगे और पहले बास की हरकत के नमूनों और स्किल्स का मुताला करेंगे। एक बार जब हमें वाज़े अंदाजा हो जाएगा कि हम किस चीज से निपट रहे हैं, तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर छापा मारेंगे, कारंज ने सिस्टम अनाउंसमेंट को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। वाइस गिल्ड लीडर अब हद से ज्यादा मोहतात हो रहे हैं। हमें अभी अपनी बुनियादी खुसूसियात में 8% का इजाफा और नुकसान में 10% की कमी मिली है। अगरचे बास एक स्पेशलाइज्ड इरकाइक स्पेशीज है, लेकिन ये सिर्फ एक ग्रैंड लॉर्ड है। एक 2 मीटर लंबे मजबूत शील्ड वॉरियर ने स्केलेटन किंग को हिकारत भरी नजर से देखते हुए कहा। मजबूत आदमी के अर्द गिर्द मौजूद 11 खिलाड़ियों ने इत्तेफाक में सर हिलाया। वो स्केलेटन किंग को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं ले रहे थे। ताहम हैकेट के दीगर अरकान शील्ड वॉरियर की बात सुनकर ठंडे पसीने में डूब गए। सिर्फ हैकेट के 12 हेवेंस ही ऐसा दावा करने की जुर्रत कर सकते थे। कोई और मुमकिना तौर पर स्केलेटन किंग को चैलेंज करने से खौफजदा होगा, बास को हल्का लेना तो दूर की बात है। ताहम हैकेट के 12 हेवेंस वाकई ऐसा दावा करने के अहल थे। न सिर्फ वो 12 के 12 ट्रदो के खिलाड़ी थे, बल्कि उन्होंने शानदार आलात भी पहन रखे थे। उन पर सबसे कम तक टुकड़ा लेवल 50 के सकर्ट सिल्वर रैंक का था, जबकि अक्सरियत लेवल 50 के फाइंगोल्ड रैंक पर मुश्तमिल थी। कुछ ने तो एपिक इक्विपमेंट भी पहन रखे थे। जहां तक उनके लेवल्स का ताल्लुक है, तमाम 12 लेवल 55 के थे। उनके जंगी मयारात भी मुज़हका खेज हद तक बुलंद थे, और वॉस्ट हेवन जैसा रिफाइनमेंट रीलिम का माहिर भी उनके खिलाफ 20 चालों से ज्यादा नहीं टुक सकता था। ये 12 हेवेंस की वजह से ही था कि हैकेट एक सुपरफर्स्टेड गिल्ड बनने की जानिब अपना रास्ता शुरू करने का अहल हुआ था। पछताने से बेहतर है कि मोहतात रहा जाए। मैं सोनोरॉन पर बहुत ज्यादा वक्त जाय नहीं करना चाहता, कारंज ने बेनियाजी से जवाब दिया। वो 12 हेवेंस की ताकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। तमाम 12 हैकेट के आला तरीन जंगजू थे। ठीक है, चिल्लू छापा शुरू करते हैं। जैसे ही कारंज ने हुक्म दिया, 12 हेवेंस आगे बढ़े और बाकी सब उनके बिल्कुल पीछे थे। जिस लम्हे 12 हेवेंस ने मजार में कदम रखा, स्केलेटन किंग के खोखले आंखों के हलकों में जमुर्द की आग चमक उठी। ढांचा नुमा देव फिर करीब आते हुए खिलाड़ियों की तरफ मुड़ा। ये मर्दों की दुनिया है, जिंदों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, स्केलेटन किंग ने चिंघाड़ते हुए कहा। फिर इसने जमीन से ग्रेट सॉरोड निकाली और इसे हमले की क़यादत करने वाले 3 ट्रदो एमपीज पर घुमाया। स्केलेटन किंग की ग्रेट सॉरोड से जामनी रंग के शोले फूट पड़े, जो खिलाड़ियों को निगलने की धमकी दे रहे थे। ताहम इससे पहले के जामनी शोले ट्रदो एमपीज तक पहुंचते, पिछली लाइन में मौजूद एक ट्रदो एलिमेंटलिस्ट ने एक मंत्र पढ़ा और अपने स्टाफ को ऊपर की तरफ इशारा किया। ट्रदो फैसोसिपेल फ्रास्ट बैरिकेड। अगले ही लम्हे 3 ट्रदो एमपीज के सामने बर्फ की एक शफाफ रुकावट बन गई, जिसने रास्ता रोक दिया और जामनी शोलों को उन तक पहुंचने से रोक दिया। जामनी शोलों के खत्म होने के बाद ही ट्रदो एलिमेंटलिस्ट ने जबरदस्ती फ्रास्ट बैरिकेड को हटाया। जब फ्रास्ट बैरिकेड गायब हो गया, तो तीनों लेवल 55 ट्रदो एमपीज ने बैक वक्त कार्रवाई की और स्केलेटन किंग के दिफा को चीरते हुए 3 ट्रदो स्किल से ग्रैंड लॉर्ड पर बड़ा रास्तवार किया। हर सकल ने 20,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। हमलों के इस दूर ने स्केलेटन किंग के एग्रो पर तीनों एमपीज की गिरफ्त को भी मजबूत कर दिया। एक बार जब हैकेट के दीगर अरकान पोजीशन में आ गए, तो उन्होंने स्केलेटन किंग पर अपने हमलों की बमबारी कर दी। स्केलेटन किंग के सिंगल टारगेट हमले पिछले गार्डियन बासेस के हमलों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। यहां तक कि इसके आम हमले भी एक ट्रदो एमटी को 1 दर्जन गज से ज्यादा पीछे धकेल सकते थे और 26,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकते थे। मजीद बरा ये इस वक्त था जब ट्रदो एमटी ने अपनी शील्ड से हमले को रोक लिया था। अगर ट्रदो एमटीज ने बास की सिंगल टारगेट स्किल्स में से किसी एक को अपनी शील्ड्स पर रोका, तो वो 50,000 से ज्यादा एचपी खो देंगे। अगर एमटीज किसी सकल अटैक को रोकने में नाकाम रहे, तो ये कहना दुरुस्त था कि वो फौरन मर जाएंगे। मजीद बरा जब भी स्केलेटन किंग की एचपी एक खास हद से नीचे गिरती, बास स्केलेटन वॉरियर्स के एक बड़े ग्रुप को तलब कर लेता था। अगर उन स्केलेटन वॉरियर्स को एक मुकर्ररा वक्त के अंदर शिकस्त ना दी गई, तो स्केलेटन किंग उन्हें एचपी में तब्दील कर देगा। मामलात को मजीद खराब करने के लिए
स्केल्टन किंग तसादफी तौर पर हील फुलियम कास्ट करता था, जो कि एक एओईसी पेल था। बास हर बार जब उसे कास्ट करता तो इस सीपेल का निशाना तसादफी अहदाफ होते थे, न कि 3 एमटीज। अगर खिलाड़ी हील फुलियम के राब्ते में आ जाते तो एक एमटी भी 2 सेकंड से ज्यादा नहीं टुक पाता था। मजमूई तौर पर स्केल्टन किंग छापा मारने के लिए एक बहुत ही सख्त बास था। ताहम हैकेट की छापा मार टीम का हर रुकन एक माहिर था। यह खास तौर पर 12 हेवेंस के 3 एमटीज के लिए सच था। तीनों 2 एमटीज मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाई में आते और जाते, बारी बारी टीमकिंग करते और बास पर वार करते थे। उनकी टाइमिंग और पोजीशनिंग इंतहाई दुरुस्त थी और उसने उन्हें बमुश्किल स्केल्टन किंग का डट कर मुकाबला करने के काबिल बनाया। सिर्फ ऐसा करना पिछली लाइन के हीलर्स पर एक काबिल जिक्र बोझ था। छापा शुरू होने के बाद से हीलर्स ने एक बार भी अपने स्पीलिस कास्ट करना बंद नहीं किया था। मजीद बरा हीलर्स को वक्ता फौकता स्केल्टन वॉरियर्स और हील फुलियम के हमलों से भी बचना पड़ता था। इस तरह हैकेट की छापा मार टीम ने स्केल्टन किंग को कमजोर कर दिया। जब स्केल्टन किंग की एचपी 50% तक गिर गई तो ग्रैंड लॉर्ड पागल हो गया और उसकी ग्रेट सौरुड के गिर्द जमुर्द की आग लिपट गई। ये देखकर कारंज ने हर इस खिलाड़ी को जिसके पास बरसरक शकल थी, इसे फ़आल करने का हुक्म दिया। जब तक जमुर्द के शोले मध्यम हुए, 70 से भी कम खिलाड़ी खड़े रह गए थे। खुशकिस्मती से तीनों 2 एमटीज अब भी जिंदा थे। ताहम जंगी ताकत में इस कमी ने हैकेट के अरकान के लिए स्केल्टन वॉरियर्स को शिकस्त देना कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। जैसे जैसे दोनों फरीक लड़ते रहे, स्केल्टन किंग की एचपी और हैकेट के अरकान की तादाद दोनों में मुसलसल कमी आती गई। 20, 10, 5। जब तक स्केल्टन किंग गिरा, हैकेट की 100 रुकनी टीम में से 20 से भी कम खिलाड़ी बाकी रह गए थे। 12 हेवेंस में से सिर्फ 7 ही जिंदा बच पाए थे। नतीजा बहुत ही हौलनाक था। कोल्ड विंड सिटी रीजन सिस्टम अनाउंसमेंट नॉर्मल मोड सोनोरॉन पर फर्स्ट क्लियर हासिल करने पर हैकेट को मुबारक हो। 2000 गिल्ड पॉपुलरिटी पॉइंट्स और 300 कोल्ड विंड सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इनाम दिया जा रहा है। हमने कर दिखाया। वाइस गिल्ड लीडर, जैसा कि हमने पेश गोई की थी, हमें कोल्ड विंड सिटी का कंट्रोल संभालने के लिए सिर्फ 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत थी। अब हमें बकिया 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करने के लिए सिर्फ चंद एपिक रैंक वाली सिटी कोट्स मुकम्मल करने की जरूरत है। हैकेट के जो अरकान अभी तक जिंदा थे वो सिस्टम अनाउंसमेंट देखकर अपने जोश पर काबू न रख सके। यहां तक कि कारंज की आंखें भी चमक उठी क्योंकि एक खुशगवार एहसास ने इसके दिल को गरमा दिया था। इसी असना में हैकेट की कामयाबी की खबर ने कोल्ड विंड सिटी के खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। इसके बाद कोल्ड विंड सिटी पर हैकेट का गलबा नागुज़ीर था। मुस्तकबिल में कोल्ड विंड सिटी का हैकेट का इलाका बनना तय था। ताहम जैसे ही सबने इस खबर पर अपनी हैरत का इजहार किया, एक और सिस्टम अनाउंसमेंट उनके कानों तक पहुंची। कोल्ड विंड सिटी रीजन सिस्टम अनाउंसमेंट हीरो मोड सोनोरॉन पर फर्स्ट क्लियर हासिल करने पर इसवरा अल्फाडुंचर टीम को मुबारक हो। हीरोज की और 500 कोल्ड विंड सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इनाम दिया जा रहा है। चैप्टर 1770 कोल्ड विंड सिटी का हुक्मरान। जैसे ही सिस्टम अनाउंसमेंट दोबारा गूंजी, हैकेट की छापामार टीम के अरकान, जो असल में सोनोरॉन के फर्स्ट क्लियर के हुसूल का जश्न मना रहे थे, हक्का बका रह गए। क्या मैंने गलत सुना? हीरो मोड का फर्स्ट क्लियर? जरूर कोई गलती हुई है। गेम के इस मरहले पर कोई हीरो मोड को कैसे क्लियर कर सकता है? दुरुस्त। इससे पहले इसवरा की छापामार टीम तीसरी मंजिल के बास को भी नहीं हरा सकी थी। वो हीरो मोड के फाइनल बास को कैसे हरा सकती है? जैसे ही हैकेट के अरकान ने ताजा तरीन सिस्टम अनाउंसमेंट को घूरा, वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो वो देख रहे हैं वो सच है। हीरो मोड सोनोरॉन की मुश्किल नॉर्मल मोड वर्जन की निस्बत नुमायां तौर पर ज्यादा थी। अगर किसी टीम ने नॉर्मल मोड सोनोरॉन से काफी अच्छे आलात इकट्ठे नहीं किए थे तो हीरो मोड को चैलेंज करना अमली तौर पर नामुमकिन था। इसी असना में इसवरा की छापामार टीम तो पहले नॉर्मल मोड को क्लियर करने के भी काबिल नहीं थी, तो वो हीरो मोड को कैसे क्लियर कर सकती है? हीरो मोड वाकयात के इस अचानक मोड़ पर कारंज के तासुरात तारीक हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसवरा दरअसल हीरो मोड को चैलेंज करेगा। ताहम यह हकीकत के इसवरा ने हीरो मोड सोनोरॉन को क्लियर कर लिया था, अब भी सबसे अहम हिस्सा नहीं था। अहम नुक्ता यह था कि इसवरा ने 500 कोल्ड विंड सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर लिए थे।
इस वक्त किसी तंजीम के लिए कोल्ड विंड सिटी का कंट्रोल संभालने की कम अज कम शर्त 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का होना था। दूसरे लफ्जों में, इसवरा अलिफाडुंचरर टीम पहले ही कोल्ड विंड सिटी का कंट्रोल संभाल चुकी थी और शहर की हुक्मरान बन चुकी थी। अगले 1 महीने तक इसवरा के पास कोल्ड विंड सिटी पर एक खास हद तक इख्तियार होगा। 1 महीना गुजरने के बाद ही सिस्टम दोबारा जायजा लेगा और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वाली प्लेयर ऑर्गेनाइजेशन को शहर का नया हुक्मरान नामजद करेगा। इस 1 महीने के दौरान इसवरा शहर के हुक्मरान के तौर पर बहुत से फवाइद हासिल करेगा। अगर हैकेट सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिहाज से इसवरा से आगे निकलना चाहता था तो गिल्ड को अब की निस्बत कई गुना ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। जब हैकेट के अरकान इसवरा के हीरो मोड सुनोरॉन को क्लियर करने पर हैरान थे, कोल्ड विंड सिटी में हंगामा बरपा था। इसवरा जिंदाबाद, हैरत अंगेज। इसवरा हीरो मोड सुनोरॉन का फर्स्ट क्लियर हासिल करने में कामयाब हो गया। इसवरा की मरकजी फोर्स कितनी मजबूत है। हैकेट वाकई काबिले रहम है। नॉर्मल मोड सुनोरॉन का फर्स्ट क्लियर हासिल करने के कुछ ही देर बाद इसकी कामयाबी फौरन इसवरा की कामयाबी के साए में छप गई। ताहम इसके साथ हम आजाद खिलाड़ियों का कोल्ड विंड सिटी में बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। चूंकि अलिफाडुंचरर अलायंस इसवरा अलिफाडुंचरर टीम से ताल्लुक रखता है, इसलिए अलिफाडुंचरर अलायंस यकीनी तौर पर एक और भी बेहतर तंजीम के तौर पर तरक्की करेगा। मुस्तकबिल में दरहकीकत अलायंस से लेवल 50 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट का तबादला करना मुमकिन हो सकता है। इसवरा अलिफाडुंचरर टीम के हीरो मोड सुनोरॉन के फर्स्ट क्लियर का दावा करने की सिस्टम अनाउंसमेंट ने कोल्ड विंड सिटी के आजाद खिलाड़ियों के लिए बेपनाह खुशी लाई। अब इनमें से बहुत से इसवरा अलिफाडुंचरर टीम में शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे। जहां तक कोल्ड विंड सिटी के मुख्तलिफ गिल्ड्स का ताल्लुक है, इस खबर ने उनके ड्राउने ख्वाब के आगाज का इशारा दिया। अगर हैकेट ने कोल्ड विंड सिटी का कंट्रोल संभाला होता तो गिल्ड यकीनी तौर पर इसवरा अलिफाडुंचरर टीम और अलिफाडुंचरर अलायंस पर भारी दबाव डालता। इस वक्त कोल्ड विंड सिटी के आजाद खिलाड़ियों को गिल्ड्स की ताकत का एहसास दिलाया जाता। ताहम अब जबकि कोल्ड विंड सिटी इसवरा के कंट्रोल में आ गया था, ज्यादा खिलाड़ी ये महसूस करेंगे कि गिल्ड में शामिल होने से अलिफाडुंचरर अलायंस में शामिल होना बेहतर है। अगर ऐसा हुआ तो गिल्ड्स के पास कोल्ड विंड सिटी में रहने की जगह और भी कम हो जाएगी। इसी असना में सेंचुरियन डायनेसिटी का सकाई सलासर भी सिस्टम अनाउंसमेंट मौसूल होने पर हक्का बका रह गया। वो बस ये नहीं समझ पा रहा था कि इसवरा अलिफाडुंचरर टीम ने ऐसा कारनामा कैसे अंजाम दिया। वो हीरो मोड सुनोरॉन के बारे में बात कर रहे थे। यहां तक कि हैकेट की छापामार टीम, जिसमें अनीस्ट 2 के खिलाड़ी थे, ने भी हीरो मोड को चैलेंज करने की जुर्रत नहीं की। फिर भी इसवरा अपनी टीम में सिर्फ 13-2 के खिलाड़ियों के साथ इसे क्लियर करने में कामयाब हो गया था। वो उसे जिस तरह भी देखे, ये सिस्टम की तरफ से एक मजाक ही होना चाहिए। इसके साथ अपने गिल्ड के लिए कुछ फवाइद हासिल करने के लिए सूरत हाल का फायदा उठाने के इसके मंसूबे बर्बाद हो गए। मामलात को मजीद खराब करने के लिए कोल्ड विंड सिटी में इसके गिल्ड के रहने की जगह मजीद तंग हो जाएगी। जबकि बैरूनी दुनिया ताज़ा तरीन सिस्टम अनाउंसमेंट पर हंगामा बर्पा कर रही थी, हीरो मोड सुनोरॉन की 5वीं ज़ेरे ज़मीन मंजिल के अंदर सैफ अली इस वक्त स्केल्टन किंग की लूट मार इकट्ठा कर रहा था। जहां तक टीम में मौजूद बाकी सब का ताल्लुक है, वो फर्श पर लेटे हुए थे और थकावट से हाँप रहे थे। हीरो मोड में स्केल्टन किंग एक हकीकी लेवल 65 का मते का दरिंदा था। अगर सोलिटरी 9 और डार्क मैडनेस मुसलसल अपने टीम के माना वेपन्स को फाल न करते और अपनी बरसरक स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी टीम न करते तो टीम का सफाया हो जाता। जहां तक स्केल्टन किंग के इस्तेमाल करदा हिलफुलियम का ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पर एक बड़े पैमाने पर तबाही का सिपेल था। जब भी स्केल्टन किंग हिलफुलियम का इस्तेमाल करता, टीम को जिंदा रहने के लिए सैफ अली के अलिफाबसलवट डोमेन पर इन्हिसार करना पड़ता था। जब लड़ाई खत्म हुई तो टीम के पास 40 से भी कम जिंदा बचने वाले थे। लड़ाई के इख्तिताम के करीब सोलिटरी 9 और डार्क मैडनेस भी स्केल्टन किंग की भड़कती हुई ग्रेट सौरूप के नीचे मर चुके थे। पिछली लाइन के हिलर्स स्केल्टन किंग के डीपीएस का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। खुशकिस्मती से सैफ अली के अपनी बरसरक शकल को फाल करने के बाद टीम आखिरी मरहले से गुजरने में कामयाब हो गई थी और उसने स्केल्टन किंग को शिकस्त दे दी थी। इसी असना में स्केल्टन किंग की मौत सबके लिए 2 बड़ी हैरानियां लेकर आई। पहली एक बड़ी मिकदार में EXP की सूरत में आई। टीम के जिंदा बच जाने वाले अरकान को पूरे एक दिन की ग्राइंडिंग के बराबर EXP मिली।
दूसरी एक जैकपॉट का जाहिर होना था। स्केलेटन किंग ने इतनी ज्यादा अशिया गिराई कि सिर्फ उन सब को उठाने में ही सैफ अली को काफी वक्त लग गया। मजमूई तौर पर स्केलेटन किंग के जैकपॉट में 200 से ज्यादा अशिया थी। इनमें से 180 से ज्यादा नायाब मवाद, माना स्टोन्स और मैजिक क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल थीं। 5 के करीब माना स्टोन्स गिरे थे। काफी सारे नायाब मवाद वो अहम मवाद थे जो लेवल 50 से ऊपर के डार्क गोल्ड वेपन्स और इक्विपमेंट तैयार करने के लिए दरकार थे। हर मवाद की कीमत काफी ज्यादा थी। बाकी अशिया में एक हयाराक एपिक रैंक की ग्रेट सोरोड जिसका नाम इंसिनरेशन ब्लेड था और आलात के साथ टुकड़े थे। यह हथियार कोई और नहीं बल्कि वही ग्रेट सोरोड थी जो स्केलेटन किंग ने इस्तेमाल की थी, जो न सिर्फ बहुत ताकतवर थी बल्कि बहुत सजीली भी थी। जहां तक आलात का ताल्लुक है, वो आ तो लेवल 50 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट थे या लेवल 55 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट। इन 8 अशिया को देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में दरिंदे शाज़ व नादिर ही हथियार और आलात गिराते थे। डार्क गोल्ड रैंक तो दूर की बात, फाइन गोल्ड वेपन्स और इक्विपमेंट भी इंतहाई नायाब थे। जहां तक एपिक वेपन्स का ताल्लुक है, वो कोल्ड विंड सिटी में अमली तौर पर अफसाने थे। ताहम सैफ अली का उन हथियारों और आलात को किसी मखसूस शख्स में तकसीम करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय इसका इरादा उन्हें इसवरा अलिफाडुंचरर टीम के एक्सचेंज कैटलॉग में रखने और इसवरा के अरकान को उनके बदले तबादला करने की इजाजत देने का था। ये अशिया इसवरा के अरकान को मजीद मेहनत करने की तरगीब देने के लिए एक मुहर्रिक के तौर पर काम करेंगी। इसी असना में इस बार टीम ऑपरेशन के लिए उसने हर एक को उनके मुस्तहिक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी दिए, जिन्हें वो अपनी मतलूबा अशिया के तबादले के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी दर्जन भर अशिया में 3 मास्टर रैंक वाले पोशनस, 2 to 3 मैजिक स्क्रोल्स, लेवल 50 के डार्क गोल्ड रैंक वाले कलोते आर्मर रोबोस का एक डिजाइन और लेवल 50 के फाइन गोल्ड रैंक वाले प्लेट आर्मर आर्म गार्ड्स का एक डिजाइन शामिल था। खास तौर पर एक चीज ऐसी भी थी जिसने सैफ अली को हैरान कर दिया, और वो हील चीरेट डिजाइन था। जब सैफ अली ने इस कदीम किताब को उठाया, जो एक लुगत से भी दुगनी मोटी थी, और सरवरक पर लिखा हुआ नाम हील चीरेट डिजाइन पढ़ा, तो एक लम्हे के लिए इसने दरअसल सोचा कि इसे वहम हो रहा है। एक जंगी रथ, ये बड़े पैमाने पर लड़ाइयों के लिए बनाया गया एक हथियार था। इसमें न सिर्फ खौफनाक तबाहकुन ताकत थी बल्कि बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को तवील फासले तक ले जाने की सलाहियत भी थी। एक आला दर्जे की चीज जिसे घात लगाकर हमले करने और मैदानी लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें बेहतरीन मुहासरे और दिफाई सलाहियतें भी थी। एक जंगी रथ के मुकाबले में मनी ईचर ब्लस्टा कचरे से मुख्तलिफ नहीं था। मनी ईचर ब्लस्टा बहुत आहिस्ता चलता था और इसे लोड होने में बहुत तवील वक्त लगता था। इसमें कोई दिफाई सलाहियत भी नहीं थी और लिहाजा इसे आसानी से तबाह किया जा सकता था। इसके बरक्स एक जंगी रथ बहुत तेज था और ताकतवर दिफाई सलाहियतों का हामिल था। एक जंगी रथ इस बात को यकीनी बना सकता था कि अंदर सवार खिलाड़ियों को हमलों से कोई नुकसान न पहुंचे, कुछ हद तक समंदर में मौजूद जहाजों की तरह। सैफ अली ने कभी सोचा भी नहीं था कि सोनोरॉन का फाइनल बॉस ऐसी चीज गिराएगा। कीमत के लिहाज से स्केलेटन किंग की गिराई गई दीगर तमाम अशिया मिलकर भी हील चीरेट डिजाइन के 5वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी। कुछ गहरी सांसें लेने और खुद को पुरसुकून करने के बाद सैफ अली ने ओमनिशेंट आइज को फाल किया और हील चीरेट डिजाइन का जायजा लिया। वो जानना चाहता था कि चीरेट डिजाइन दरअसल किस रैंक का था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।